I'm leveling up too quickly। अध्याय 231। परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट। दायरे में पहुंचने के बाद जू वुवान असल में कुछ समय के लिए 100 पॉइजन सेक्ट के साथ ठीक होना चाहती थी और इस मौके का इस्तेमाल उन अमर मार्शल आर्ट्स और मंत्रों को मिलाकर बेहतर बनाने के लिए करना चाहती थी जिनमें उसने महारत हासिल की थी। हालांकि इस दुनिया में हमेशा कई ऐसी चीज़ें होती थीं जो लोगों को बिजी रखती थीं। जू वयांग पहले से ही बहुत शांत था, लेकिन फिर भी ऐसे लोग थे जो उससे परेशानी मोल लेना चाहते थे। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 7 भाभियों को पकड़ा। आपको 700 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। जब जू वुवान को यह सिस्टम नोटिफिकेशन मिला तो वह भी थोड़ी हैरान रह गई। गो पॉइजन सेक्ट क्या कर रहा था? हालांकि 100 पॉइजन सेक्ट ने गो पॉइजन सेक्ट के अहम बुजुर्ग फैंग चेनवू को फंसाया था, लेकिन उन्होंने जू वयांग के शक को चालाकी से दूर करने और सारा इल्ज़ाम गो पॉइजन सेक्ट और फैंग चेनवू पर डालने के लिए भी उसका इस्तेमाल किया था। उसने इस मौके का इस्तेमाल 100 पॉइजन सेक्ट के 3 बड़े ग्रुप्स को फिर से एक करने के लिए भी किया और एक कॉमन दुश्मन के लिए सबकी नफरत जगा दी। वे भविष्य में गो पॉइजन सेक्ट से मौत तक लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन ये सब ग्रेट एल्डर ओ यांगमिंग ने किया था। तुमने मेरी भाभियों को क्यों पकड़ा? तुमने उनमें से 7 को एक साथ पकड़ा था। जू वुयान गो पॉइजन सेक्ट के ऑपरेशन से थोड़ा कंफ्यूज था। क्या ऐसा हो सकता है कि गो पॉइजन सेक्ट को लगा हो कि इन 7 भाभियों का जू वुयान के साथ जियोजाओ कंट्री में उसकी सैकड़ों रखेलों से बेहतर रिश्ता था? लेकिन ये 7 भाभियां पहले सिर्फ एक दूसरे से मिली थीं और उनके साथ उनका एक पवित्र रिश्ता था। ज्यादा से ज्यादा इन 7 भाभियों का उसकी रखेलों के साथ एक अच्छा रिश्ता था। साधना के मामले में गो पॉइजन सेक्ट 100 पॉइजन सेक्ट से कम नहीं था, तो वे इतने छोटे कैसे हो सकते थे? अगर वे उसकी भाभी को पकड़ना चाहते थे तो ओ यांगमिंग की भाभियों को क्यों नहीं? लेकिन ओ यांगमिंग की उम्र 800 साल से ज्यादा थी और उसने सैकड़ों सालों से शादी या बच्चे नहीं किए थे। अगर उसकी कोई भाभी होती भी तो वह बहुत पहले मर चुकी होती। गो पॉइजन सेक्ट चाहकर भी उसे नहीं पकड़ सकता था, जब तक कि गो पॉइजन सेक्ट का कोई व्यक्ति आत्महत्या करके उसे पकड़ने के लिए पाताल लोक न चला जाए। फिर भी मैं तो बस एक मासूम सा सुप्रीम लीडर हूं जिसने अभी अभी यह पद संभाला है, इसलिए तुम्हें मुझे इस तरह टारगेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम ओ यांगमिंग की बातों पर विश्वास करते हो और सच में उसे 100 पॉइजन सेक्ट का रक्षक मानते हो? साथ ही वह फैंग चेनवू की मौत में भी सीधा हाथ है। ऐसा होना चाहिए। जू वानहाओ थोड़ा समझ गया, लेकिन वह समझ गया था, फिर भी उसे समझ नहीं आया कि गो पॉइजन सेक्ट ने उसकी रखेलों को क्यों नहीं पकड़ा, बल्कि उसकी भाभियों को क्यों पकड़ा। जल्द ही जू वुआन को और खबर मिली। इस बार खबर 100 पॉइजन सेक्ट के चेलों ने भेजी थी। खबर ये थी कि गो पॉइजन सेक्ट ने 100 पॉइजन सेक्ट पर हमला करना शुरू कर दिया था। शायद इसलिए कि वे 100 पॉइजन सेक्ट की ताकत से डरते थे, गो पॉइजन सेक्ट ने 100 पॉइजन सेक्ट के साधकों को सीधे टारगेट नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने सेक्युलर दुनिया से शुरुआत की और अपने कमांड के तहत सेक्युलर खानदानों को कंट्रोल किया ताकि 100 पॉइजन सेक्ट के कंट्रोल वाले सेक्युलर खानदानों पर हमला किया जा सके। साथ ही उन्होंने जू वुआन की भाभियों और 9 झाओ किंगडम के कुछ शाही रिश्तेदारों को भी पकड़ लिया। हालांकि उन्होंने जू वुआन की रखेलों को नहीं पकड़ा। जाहिर है गो पॉइजन सेक्ट को कुछ शक था। आखिर जू वुआन सो जहर संप्रदाय का सेक्ट लीडर था। अगर उसने सिर्फ अपनी भाभी और कुछ दूर के रिश्तेदारों को पकड़ा होता जो जरूरी नहीं थे, तो जू वुआन शायद गु जहर संप्रदाय से मरते दम तक नहीं लड़ता। लेकिन अगर उन्होंने जू वुआन की औरतों को पकड़ लिया, भले ही उन्हें आखिर में छोड़ दिया गया हो, तो कौन जानता था कि गु जहर संप्रदाय ने उन्हें नुकसान पहुंचाया था। इस तरह की बात को समझाना नामुमकिन था। उस समय अगर इन औरतों में कुछ भी गलत नहीं भी होता तो भी आम हालात में एक पुराने सेक्युलर सम्राट के तौर पर जू वयांग उन्हें अब और नहीं चाहते। वह सीधे उन्हें मरने का ऑर्डर भी दे देते। अगर ऐसा होता तो 100 पॉइजन सेक्ट और गो पॉइजन सेक्ट तुरंत एक कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में उलझ जाते। इसलिए गो पॉइजन सेक्ट ज़्यादा दूर नहीं गया। उन्होंने 100 पॉइजन सेक्ट को टेस्ट करने के लिए सिर्फ कुछ निचले लेवल के कैरेक्टर्स को पकड़ा। अगर 100 पॉइजन सेक्ट पीछे हट जाता तो शायद टेस्टिंग की अगली लहर आती। फिर वे एक एक कदम आगे बढ़ते रहते जब तक कि पूरी तरह से लड़ाई का दिन न आ जाए। हालांकि गो पॉइजन सेक्ट की हरकतों से जू वुआन ये भी देख सकते थे कि गो पॉइजन सेक्ट के बड़े लोग थोड़े छोटे थे। 100 पॉइजन सेक्ट के 3 बड़े ग्रुप्स के अंदरूनी झगड़े की खबर आसपास के दर्जनों कल्टीवेशन सेक्ट्स में फैल गई। जेन क्लैन और जू क्लैन तब तक लड़े जब तक उनके सिर से खून नहीं बहने लगा, और उन्होंने बहुत सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर खो दिए। इस समय ये कहा जा सकता है कि 100 पॉइजन सेक्ट सैकड़ों सालों में सबसे कमज़ोर था। बेशक इसमें जू वयांग को नहीं गिना गया था, जो अभी अभी आगे बढ़ा था। गो पॉइजन सेक्ट के बड़े लोगों ने निश्चित रूप से इसका अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। ये सोचना तो दूर की बात है कि नए सेक्ट लीडर जू वयांग में असल में एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर जितनी लड़ने की ताकत थी।
ऐसे हालात में जब तक गो पॉइजन सेक्ट थोड़ा और हिम्मत वाला था, उन्हें अपने पूरे सेक्ट को 100 पॉइजन सेक्ट पर हमला करने के लिए इकट्ठा करना चाहिए और इस मौके का इस्तेमाल 100 पॉइजन सेक्ट के साथ ड्रॉ करने के लिए करना चाहिए। जू वयांग के बिना गो पॉइजन सेक्ट इस बार जीत सकता था। भले ही उन्हें डर था कि दोनों तरफ नुकसान होगा और वे 100 पॉइजन सेक्ट के साथ जान से न लड़ें, फिर भी गो पॉइजन सेक्ट 100 पॉइजन सेक्ट के बहुत सारे रिसोर्स और खजाने लूट सकता था, खासकर 100 पॉइजन सेक्ट के बाहर के अलग अलग रिसोर्स। उस समय गो पॉइजन सेक्ट भी बहुत कुछ खा सकता था। क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा? उन्हें हालात का अंदाज़ा लगाने के लिए ऐसी बेकार छोटी छोटी चालें क्यों चलनी पड़ीं? वे सच में बेकार थीं। लेकिन चूंकि दुश्मन ने पहले ही हमला कर दिया था, इसलिए जू वयांग के लिए हालात को शांत करना नामुमकिन था। इसके उलट वह जितना कमज़ोर दिखता, गो पॉइजन सेक्ट उतना ही ज़्यादा बिगड़ जाता। ये तो छोड़ ही दें कि 7 भाभियों में से एक असल में जू वयांग की रिश्तेदार थी। इस वजह से जू वयांग बस खड़ी होकर अपनी भाभी को मुसीबत में पड़ते नहीं देख सकती थी। क्या ये कोई आदमी कर सकता था? इसलिए क्योंकि गो पॉइजन सेक्ट लड़ना चाहता था तो वे लड़ेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वे अमर मार्शल आर्ट्स और मंत्रों को मिलाने में देर करेंगे। यह मामला ऐसा नहीं था जो अभी करना था। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। जू वानहाओ की अभी की ताकत और छिपने की टेक्निक के साथ गो पॉइजन सेक्ट के गोल्डन कोर स्टेज के पूर्वज भी उसे हरा नहीं सकते थे। इसलिए गो पॉइजन सेक्ट में जाना जू वानहाओ के लिए बस एक आराम की सैर थी। इस तरह जू वयांग इस मौके का फ़ायदा उठाकर गो पॉइजन सेक्ट के साथ खेल सकता था और जल्द से जल्द गोल्डन कोर स्टेज पर जाने के लिए बहुत सारे ब्रेकथ्रू स्टोन कमा सकता था। ध्यान से सोचने के बाद जू वयांग तुरंत गो पॉइजन सेक्ट के पास उन्हें सबक सिखाने और अपनी 7 भाभियों को बचाने के लिए नहीं गया। इसके बजाय वह फ्रीडम ब्रेकथ्रू स्टोन का इस्तेमाल करके उन 3 हाई लेवल स्पेल को अपग्रेड करने और गो पॉइजन सेक्ट में जाने से पहले अपनी सुरक्षा को और पक्का करने के लिए तैयार था। हालांकि जू वयांग की अभी की ताकत पहले से ही कुछ गोल्डन कोर स्टेज परफेक्टेड कल्टीवेटर के बराबर थी, लेकिन ज़्यादा स्किल्स होने का मतलब यह नहीं था कि यह एक बोझ था। कौन अपनी ताकत और उन अलग अलग स्पेल से नफरत करेगा जिनमें उन्होंने महारत हासिल की थी? क्योंकि उसके हाथ में फ्रीडम ब्रेकथ्रू स्टोन था, इसलिए वह अपने डिफेंस, अटैक, भागने और लड़ने की काबिलियत को बेहतर बनाएगा। फिर वह गो पॉइजन सेक्ट की ओर जाएगा। आखिरकार सिर्फ एक ही जिंदगी थी और कोई भी अलग नहीं था। जू वयांग की जिंदगी उसके लिए बहुत कीमती थी और वह इसे इतनी आसानी से नहीं खो सकता था। वैसे भी फ्रीडम ब्रेकथ्रू स्टोन का इस्तेमाल करके लेवल अप करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। उसकी सालियां कुछ समय तक टिकी रह सकती हैं, है ना? फ्रीडम ब्रेकथ्रू स्टोन्स को देखकर, जो पहले ही 10,000 से ज़्यादा हो चुके थे, जू वुवान ने सिर हिलाया। उसकी नज़र उन 3 हाई लेवल स्पेल पर पड़ी जो उसे पसंद आए थे। 5 लाइटनिंग टेक्निक, 1000 इल्यूशंस टेक्निक और केओटिक ब्लेड विंड एब्सोल्यूट। कहने की ज़रूरत नहीं है, 5 थंडर टेक्निक बहुत पावरफुल थी। इसका इस्तेमाल अकेले या ग्रुप में अटैक करने के लिए किया जा सकता था। ये खास तौर पर प्रैक्टिकल थी। 1000 इल्यूजन टेक्निक का कमाल का असर था और जब इसे इल्यूजनरी इमोर्टल मस्टर्ड के साथ इस्तेमाल किया जाता था तो इसे अजेय कहा जा सकता था। और स्कोर स्टेज के इंटरमीडिएट स्टेज से ऊपर के कल्टीवेटर भी जू वयांग को नहीं देख सकते थे। गो पॉइजन सेक्ट का सबसे ताकतवर व्यक्ति सिर्फ शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर दायरे में था। जू वुवान के लिए उससे छिपना बहुत आसान था। केओटिक ब्लेड विंड जू ने अपने दुश्मनों को चुपचाप मार डाला, जिससे वह चुपके से हमला करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प बन गया। आम हालात में सिर्फ और स्कोर स्टेज के कल्टीवेटर ही हाई लेवल स्पेल में माहिर हो सकते थे और उनका इस्तेमाल कर सकते थे। अगर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के कल्टीवेटर उन्हें ज़बरदस्ती इस्तेमाल करना चाहते थे तो उनके शरीर से असली एसेंस निकालना बहुत आसान था, या वे उनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते थे। हालांकि जू वुवान की समझने की क्षमता दुनिया में बेमिसाल थी। उनकी समझने की क्षमता को टॉप नॉच कहा जा सकता था। उसे बस कुछ एडजस्टमेंट करने थे और वह हाई लेवल स्पेल में माहिर हो जाता। ये 3 हाई लेवल स्पेल जू वुयान ने पहले ही सीख लिए थे। इसके बाद उसे उन्हें लेवल अप करने के लिए बस ब्रेकथ्रू स्टोन का इस्तेमाल करना था। जू वुवान ने 1000 इल्यूजन टेक्निक का लेवल अप करना शुरू कर दिया। फ्रीडम ब्रेकथ्रू स्टोन के मिलने से जू वुवान के दिमाग में 1000 इल्यूजन टेक्निक से जुड़े कई अनुभव और टेक्निक आने लगे। जू वुवान ने इन अनुभवों और टेक्निक को भूख से सोखना शुरू कर दिया, उन्हें अपने शरीर में मिला लिया और उन्हें लगभग एक नेचुरल हिस्सा बना लिया। बस कुछ ही मिनटों में जू वुवान ने 1000 इल्यूजन टेक्निक को स्मॉल सक्सेस रेलम तक पहुंचा दिया था। उसने लगभग 1000 ब्रेकथ्रू स्टोन खर्च कर दिए थे, जो जू वुवान की सोच से भी ज़्यादा था। इससे वह थोड़ा उदास हो गया। उसने 1000 इल्यूशन टेक्निक को स्मॉल अकम्प्लिशमेंट रेलम तक बढ़ाने के लिए लगभग 1000 ब्रेकथ्रू स्टोन्स खर्च किए थे। अगर वह इसे लार्ज अकम्प्लिशमेंट रेलम तक बढ़ाना चाहता तो क्या उसे कुछ 1000 ब्रेकथ्रू स्टोन्स की ज़रूरत नहीं होती? उसके फ्रीडम ब्रेकथ्रू स्टोन्स काफ़ी नहीं थे।
आखिरकार वह अभी भी दो दूसरे हाई लेवल स्पेल को अपग्रेड करना चाहता था। अब ऐसा लग रहा था कि वह फिलहाल 5 थंडर टेक्निक को छोड़ ही सकता था। आखिरकार अगर ज़ू वयांग गो पॉइजन सेक्ट में जाता तो वह निश्चित रूप से चुपके से हमले और हत्याओं पर ध्यान देता। 5 थंडर टेक्निक थोड़ी ज़्यादा आकर्षक थी और इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। फिर वह 1000 इल्यूशन टेक्निक को ग्रेट सक्सेस रेलम तक बढ़ाने के लिए कुछ हज़ार ब्रेकर थ्रू स्टोन्स खर्च करता। झू वानहाओ का लेवल बढ़ता रहा और बहुत जल्द उसने 1000 इल्यूजन टेक्निक को बढ़ा दिया। उसने लगभग 3000 ब्रेकर थ्रू स्टोन खर्च किए और इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इस 1000 इल्यूजन टेक्निक से आम और स्कोर स्टेज कल्टीवेटर भी उससे मोहित हो जाते थे और बिना पता चले इल्यूजन में पड़ जाते थे। 1000 इल्यूजन टेक्निक का सप्लीमेंट्री असर कमाल का था। इसने झू वयांग की अटैक पावर, डिफेंस पावर वगैरह को भी इनडायरेक्टली बढ़ा दिया। ये बहुत प्रैक्टिकल था। 1000 इल्यूजन को अपग्रेड करने के बाद झू वुवान ने केओटिक ब्लेड विंड एब्सोल्यूट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया। कुछ और हज़ार फ्री ब्रेकर थ्रू स्टोन के साथ झू वयांग का केओटिक ब्लेड विंड एब्सोल्यूट भी बड़ी सफलता के दायरे में पहुंच गया था। वह सैकड़ों ट्रांसपेरेंट और बिना रंग के पावरफुल विंड ब्लेड छोड़ सकती थी, जिससे लोग बिना पता चले मर जाते थे। लेकिन इन दो हाई लेवल स्पेल को अपग्रेड करने के लिए झू वुवान ने अपने जमा किए हुए फ्रीडम ब्रेकर थ्रू स्टोन्स में से आधे से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए थे। उसके पास सिर्फ लगभग 2000 पीस बचे थे। उसके बाद झू वानहाओ को अचानक ताकत बढ़ने की आदत हो गई और उसने असल लड़ाई में 1000 इल्यूशंस टेक्निक और केओटिक ब्लेड विंड जू की ताकत का अनुभव किया। तभी उसने दूसरे काम की तैयारी शुरू की, जो इतने सालों से 100 पॉइजन सेक्ट के खजाने से कुछ सही जादुई आर्टिफैक्ट्स ढूंढना था। 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर के तौर पर उसके पास अभी भी ये थोड़ी अथॉरिटी थी। झू वुवान ने जल्दी से कुछ मैजिक टूल्स चुने जो सभी सुप्रीम ग्रेड मैजिक टूल्स थे। लाइटलेस नीडल, एक सुप्रीम ग्रेड मैजिक वेपन जो दिखाई नहीं देता था और जिसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता था। ये चुपचाप दुश्मन के शरीर में घुस सकता था और वुड स्पाइक लिक्विड का जहर दुश्मन के शरीर में बिना उन्हें महसूस कराए इंजेक्ट कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लाइटलेस नीडल में एक खास तरह का पैरालिसिस इफेक्ट था और वुड स्पाइक लिक्विड में छिपने की कमाल की काबिलियत थी। ये पक्का हत्या और चुपके से हमला करने के लिए सबसे अच्छा प्रोडक्ट था। झू वयांग ने जिस कंट्रोल टेक्निक को बदला था उसके साथ मिलकर इसकी पावर को डरावना कहा जा सकता है। क्लियर मिराज ग्लेज सेबर, एक बहुत बढ़िया मैजिक टूल जो रंग बदल सकता था। यह असल में कांच के रंग का था और इसका एक खास तरह का वहम करने वाला इफेक्ट था। इसकी अटैक पावर डरावनी थी और ये तियान्या मिंग्यू टेक्निक के साथ असरदार तरीके से काम कर सकती थी। लाइटलेस नीडल और ग्लेज्ड क्लियर इल्यूजन सेबर झू वुवान को 100 पॉइजन सेक्ट के 5 ट्रेजर्स पीक के सीक्रेट ट्रेजर वॉल्ट से मिले थे, जिसकी रखवाली आमतौर पर ग्रैंड एल्डर ओह यांगमिंग मिंगी करते थे। 1000 साल का आइस सिल्कवर्म आर्मर, यह एक सुप्रीम ग्रेड डिफेंसिव मैजिक टूल था, लेकिन झू वुवान ने इसे 5 ट्रेजर्स पीक के सीक्रेट ट्रेजर वॉल्ट से नहीं लिया था। इसके बजाय ये सबसे कीमती डिफेंसिव मैजिक टूल था जिसे उसने झू कबीले से चुराया था। यह ओह यांगमिंग के सीक्रेट ट्रेजर वॉल्ट की चीज़ों से भी बेहतर था। डिफेंसिव इफेक्ट हैरान करने वाला, हल्का और आसान था और इसका एक तरह का शांत करने वाला इफेक्ट भी था जिससे यूज़र शांत रह सकता था। इसका मुख्य कारण ये था कि तीनों मैजिक टूल एक सुप्रीम ग्रेड मैजिक टूल थे जिन्हें एक परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकता था। उनके ऊपर स्पिरिट वेपन थे जिन्हें नॉर्मल हालात में सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज कल्टीवेटर ही इस्तेमाल कर सकते थे। वे बहुत रेयर थे और 100 पॉइजन सेक्ट के पास भी उनमें से ज़्यादा नहीं थे। वे सभी ओह यांगमिंग के पास थे। अगर झू वुवान उन्हें चाहता तो ओह यांगमिंग उसे 1 या 2 दे देता, लेकिन उसके लिए कम समय में उन्हें आज़ादी से कंट्रोल करना मुश्किल होता। उसे उन्हें कंट्रोल करने का तरीका बदलना होगा, इसलिए झू वुवान के पास कोई चारा नहीं था। इसके अलावा ओह यांगमिंग का स्पिरिट वेपन बहुत अच्छा नहीं था और यह झू वुयान के लिए सही नहीं था। बेशक झू वुयान की नज़र उस पर थी, लेकिन वह स्पिरिट वेपन ओह यांगमिंग का पसंदीदा था। झू वयांग वह चीज़ नहीं छीन सकता था जो दूसरों को पसंद थी और वह भी उसे नहीं छीन सकता था। कुछ हाई ग्रेड बूट्स भी थे जो मूवमेंट स्पीड बढ़ा सकते थे, हाई ग्रेड क्लोक्स जो कंसीलमेंट इफेक्ट्स बढ़ा सकते थे और हाई ग्रेड बीट्स जो रिकवरी स्पीड बढ़ा सकते थे। कुल मिलाकर लगभग 10 आइटम थे। 5 ट्रेजर्स पीक के सीक्रेट ट्रेजर वॉल्ट की अच्छी चीज़ें और 3 बड़े ग्रुप्स की कई अच्छी चीज़ें झू वुवान ने लूट ली थीं। पूरी ताकत से लैस। इस समय झू वयांग के बारे में बताने के लिए इस वाक्य का इस्तेमाल करना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा। हज़ारों ताबीज़ और ऐसी ही चीज़ों के साथ अगर उसका सामना किसी शुरुआती गोल्डन कोर एक्सपर्ट से भी होता तो अगर वह अचानक पकड़ा जाता तो झू वयांग उसे मार डालता। जब ओह यांगमिंग ने झू वुयान का सामान देखा तो उसने कहा कि वह एक शुरुआती गोल्डन कोर कल्टीवेटर से लड़ सकता है, भले ही उसे झू वुयान की असली ताकत का पक्का पता न हो। ये साफ था कि झू वुयान का इक्विपमेंट कितना पावरफुल था।
बेशक 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर के तौर पर जू वयांग भी इतनी सारी अच्छी चीज़ें पाने के काबिल था, खासकर इस समय। सब कुछ तैयार होने के बाद जू वुयान ने ओह यांगमिंग को अपना प्लान बताया, लेकिन वह पहले तो इसके लिए राज़ी नहीं हुआ क्योंकि यह बहुत रिस्की था। लेकिन जू वानहाओ के अपने इक्विपमेंट 1000 इल्यूशन आर्ट और इल्यूजरी ड्रीम स्टेप्स दिखाने के बाद ओह यांगमिंग चुप हो गया। उसके बाद वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। जू वयांग के अभी के इक्विपमेंट और ताकत के साथ गोल्डन कोर दायरे के इंटरमीडिएट स्टेज से ऊपर का कोई कल्टीवेटर भी उसे पकड़ नहीं पाएगा। गो पॉइजन सेक्ट का एक मामूली ग्रैंड एल्डर तो दूर की बात है, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो गो पॉइजन सेक्ट के होम बेस में भी जू वयांग गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर को हरा सकता था और उसे उसके होम बेस में फेल कर सकता था, जिससे जू वयांग की सबसे बड़ी रेपुटेशन बन जाती। इसलिए गो पॉइजन सेक्ट जल्द ही जू वयांग के लिए ब्रेकर थ्रू स्टोन्स लूटने का खजाना बन जाएगा। क्योंकि जू वुयान की ताकत हद पार कर चुकी थी और गो पॉइजन सेक्ट बहुत आगे निकल गया था, इसलिए उन्होंने जू वुयान की औरत को भी छीनने की हिम्मत की। ओह यांगमिंग के नज़रिए से गो पॉइजन सेक्ट द्वारा छीनी गई 7 नंदें जू वुयान से जुड़ी होनी चाहिए। नहीं तो गो पॉइजन सेक्ट दूसरी नंदों, कजिन वगैरह के बजाय 7 नंदों को क्यों छीनता? असल में ये सब जू वयांग पर एक झूठा इल्ज़ाम था। जू वयांग का सिर्फ एक नंद के साथ थोड़ा सा रिश्ता था, इसलिए ये काफ़ी पवित्र था। कोई भी आदमी अपनी नंद को छीने जाने की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जू वयांग अभी भी जवान और जल्दबाज थी, जाहिर है वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। 100 पॉइजन सेक्ट में समझौता करने के बजाय वह एक बड़ी लड़ाई कर सकती थी। किसी भी हाल में अगर वह उसे हरा भी नहीं पाता तो भी जू वयांग की ताकत और इक्विपमेंट के साथ उसके लिए भागना बहुत आसान होता। ओह यांगमिंग को जू वयांग के ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स पाने से कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। एक कल्टीवेटर के तौर पर इसे ज़्यादा समय तक रोक कर रखना अच्छी बात नहीं थी। इससे ज्ञान जैसे मौक़ों और किस्मत पर असर पड़ता। इसके अलावा ऐसा करने के दूसरे असर भी थे। जू वयांग के लिए 100 पॉइजन सेक्ट पर कब्जा करना काफ़ी फ़ायदेमंद था। एक दिन बाद 5 ट्रेजर्स पीक के नीचे 100 पॉइजन सेक्ट के कई बड़े लोग जू वयांग को विदा करने के लिए वहां थे। 100 पॉइजन्स की 3 बड़ी सेनाओं को ये खबर मिली। 100 पॉइजन्स की नई सेक्ट मास्टर के तौर पर जू वुयान जानती थी कि गो पॉइजन सेक्ट बहुत गुस्सैल है, इसलिए उसने खुद गो पॉइजन सेक्ट को सबक सिखाने का फैसला किया। तीनों सेनाओं के बड़े अधिकारी भावुक हो गए। आम हालात में क्या सेक्ट लीडर को उन्हें यह मामला सुलझाने के लिए नहीं भेजना चाहिए था? लीडर के खुद जाने का कोई कारण नहीं था। यह अच्छी बात नहीं थी। अगर वे सावधान नहीं रहते तो उनकी जान खतरे में पड़ जाती। लेकिन जू वानहाओ ने ठीक वैसा ही किया। उसने उनके लिए रिस्क उठाया और 100 जहर सेक्ट मास्टर के तौर पर अपने रुतबे पर खरी उतरी। ये कमाल का था। इसलिए जिस दिन जू वुयान निकला, तीनों बड़ी सेनाओं के बड़े अधिकारी उसे विदा करने आए। सेक्ट मास्टर, आपको ध्यान रखना होगा। जैसे ही आपको लगे कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, आपको तुरंत वापस आ जाना चाहिए। गो पॉइजन सेक्ट खतरनाक और चालाक है। वे गो कीड़े और जहर इस्तेमाल करने में माहिर हैं। आपको सावधान रहना होगा। ये पहली बार है जब मैंने इतने अच्छे सेक्ट लीडर को खतरे का सामना करते हुए और हमारी रक्षा करते हुए देखा है। यह मुझे दुनिया की एक मशहूर कहावत की याद दिलाता है, स्वर्ग का बेटा देश के गेट की रखवाली करता है और राजा देश के लिए मरता है। सेक्ट लीडर बहुत छोटा है, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत और समझदारी है। हम उसकी तुलना बिल्कुल नहीं कर सकते। मुझे ये सोचकर सच में शर्म आती है। 100 पॉइजन्स के बड़े अधिकारियों को देखकर, जो इतने भावुक हो गए थे कि रोने वाले थे, जू वयांग ने खुशी खुशी ब्रेकर थ्रू स्टोन्स इकट्ठा किए। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार सभी 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्यों से पहचान हासिल की। तुम्हें 300 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को बधाई कि तुमने अपनी ज़िंदगी में पहली बार 100 पॉइजन सेक्ट के सभी शिष्यों से हीरो समझ लिया। तुम्हें 500 ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले हैं। ग्रैंड एल्डर ओह यांगमिंग को भी उम्मीद नहीं थी कि जू वयांग गो पॉइजन सेक्ट में जाकर अपनी भाभी को बचाएगा। यह ज़रूरी था, लेकिन सबसे ज़रूरी बात उसकी अपनी साधना और सुधार के लिए थी। अगर उसके पास यह नहीं होता, अगर जू वयांग अकेले गो पॉइजन सेक्ट में जाता, तो वह अपनी सालियों को बचाने के लिए ज़रूर बहुत सारे लोगों को घसीटता। 100 पॉइजन सेक्ट के सभी लोगों की नज़रों के नीचे जू वयांग ने 100 पॉइजन सेक्ट को ब्रेकर थ्रू स्टोन्स का एक बड़ा बैच लेकर छोड़ दिया और गो पॉइजन सेक्ट की ओर चल पड़ा, जो हज़ारों मील दूर था। लेकिन वह ज़्यादा दूर नहीं गया था कि जू वयांग को एक दूर की गुफा मिली और वह रुक गया। वह ब्रेकर थ्रू स्टोन्स की इस लहर को सोखने के लिए तैयार था, जिसे पहले ज़बरदस्ती डाला गया था ताकि उसकी यात्रा और हत्या पर असर न पड़े। इस विदाई समारोह में जू वुयान को हज़ारों ब्रेकर थ्रू स्टोन्स मिले थे। ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं थी, जिससे जू वुयान थोड़ी हैरान हुई। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह कदम इतना फ़ायदेमंद होगा, लेकिन ध्यान से सोचने पर यह नॉर्मल था।
दूसरों की नज़र में जू वयांग साफ तौर पर 100 पॉइजन एक्ट की इज्जत बचाने और पूरे गो पॉइजन एक्ट के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। जाहिर है उसका असर बहुत ज़्यादा था। इसके अलावा जू वानहाओ का अभी का रुतबा और ताकत गोल्डन कोर कल्टीवेटर से कम नहीं थी। उसकी अपनी एनर्जी भी बहुत ज़बरदस्त थी। इसके साथ ही वह नेचुरली बहुत सारे ब्रेकर थ्रू स्टोन पा सकता था। ब्रेकर थ्रू स्टोन की इस लहर को सोखने के बाद जू वुवान अगले दायरे के थोड़ा और करीब था। उसके बीच के डेंटियन में प्राइमोडियल दाओ ट्रू एसेंस पहले ही 3000 मीटर के दायरे को पार कर चुका था, जो 99% परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के बराबर था। कुछ फॉल्स कोर कल्टीवेटर के पास शायद इतनी ही ट्रू की हुई थी। अपनी अभी की ताकत को स्टेबल करने के बाद जू वयांग गो पॉइजन सेक्ट की ओर दौड़ा। रास्ते में वह नेचुरली अपना भेस बदलना नहीं भूला ताकि उसकी असली पहचान सामने न आए। 100 पॉइजन सेक्ट के नए सेक्ट मास्टर के तौर पर और इतनी कम उम्र में जू वुवान ने पहले ही गो पॉइजन सेक्ट में अपना नाम रजिस्टर करा लिया था। अगर उसने अपनी असली पहचान बताने की हिम्मत की होती तो शायद गो पॉइजन सेक्ट के असर वाले इलाके में घुसते ही उसका पता चल जाता। इसलिए जू वुवान ने एक आम बदमाश अल्केमिस्ट का भेष बनाया और सैकड़ों लो ग्रेड, हाई ग्रेड और लो ग्रेड सुप्रीम ग्रेड स्पिरिट पिल्स को वुड हॉट लिक्विड के साथ मिलाकर गो पॉइजन सेक्ट के असर वाले इलाके में ले आई, ये देखने के लिए कि क्या और पैसा बनाने का कोई मौका है। उसी समय उसने गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स के लिए एक सरप्राइज तैयार किया। गो पॉइजन सेक्ट एक छोटा और मीडियम साइज का इमोर्टल कल्टीवेशन सेक्ट था जो 100 पॉइजन सेक्ट के सबसे करीब था। ये 100 पॉइजन सेक्ट के लगभग बराबर साइज और ताकत वाला था। दोनों तरफ से जहर को रिफाइन करने से शुरुआत हुई, इसलिए कई रिसोर्स ओवरलैप हो गए। इसलिए पहले वे एक दूसरे से बहस करते थे, लेकिन धीरे धीरे यह एक जानलेवा झगड़ा बन गया जिसे किसी भी तरह सुलझाया नहीं जा सकता था। गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर हजारों मील के दायरे वाले एक बड़े दलदल में था। इस दलदल को 1000 गू स्वैम्प कहा जाता था। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस 1000 गू स्वैम्प में बहुत सारे गू कीड़े थे। गू कीड़ों को हर तरह की जहरीली चीज़ें पसंद थीं। इसलिए 1000 गू स्वैम्प में न सिर्फ बहुत सारे गू कीड़े थे, बल्कि कई तरह की जहरीली चीज़ें भी थीं। ये 10,000 इंसेक्ट वैली से बिल्कुल भी कम नहीं था। एक छोटे लेवल के टॉप ग्रेड के अल्केमिस्ट और 100 पॉइजन सेक्ट के शिष्य के तौर पर वह स्वाभाविक रूप से जहर और जहरों का एक्सपर्ट था। 100 पॉइजन सेक्ट की सबसे मजबूत एल्केमी मैनुअल को 100 पॉइजन एलिक्सिर सॉल्यूशन कहा जाता था। 100 पॉइजन एलिक्सिर सॉल्यूशन को पूरी तरह से सीखने के काबिल होने के लिए कोई भी जहर के क्षेत्र में जू वयांग की उपलब्धियों और ताकत की कल्पना कर सकता है। पूरे गो पॉइजन सेक्ट में भी वह शायद टॉप 3 में आता था। अपनी सुरक्षा के लिए सभी तरह के इक्विपमेंट और खजानों के अलावा 1000 वेनोमस स्वैम्प की तथाकथित मना की गई जमीन जू वुवान के लिए बस एक छोटा सा आंगन थी। वह बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से आ जा सकती थी। अपने सामने 1000 वेनोमस स्वैम्प के मुश्किल इलाके को देखकर जू वुवान ने खुशी से सिर हिलाया। 100 पॉइजन सेक्ट की तुलना में इस जगह पर छिपना बहुत आसान था, इसलिए स्वाभाविक रूप से हत्या करना और चुपके से हमला करना आसान था। गो पॉइजन सेक्ट को अपना हेडक्वार्टर बनाने के लिए सच में एक अच्छी जगह मिल गई थी। क्या ऐसा हो सकता है कि गो पॉइजन सेक्ट के पुरखों को पता था कि एक दिन तियान वुयान गो पॉइजन सेक्ट को परेशान करने आएगा, इसलिए उसके लिए चाल चलना आसान बनाने के लिए उन्होंने यहाँ गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर बनाया? अगर सच में ऐसा था तो बस यही कहा जा सकता है कि गो पॉइजन सेक्ट के पुरखे बहुत विचारशील थे और उनकी दूर की सोच बहुत अच्छी थी। ये सच में कमाल की बात थी। इसके बाद वह गो पॉइजन सेक्ट का ठीक से मनोरंजन करेगा। चुपचाप हजार जहर वाले दलदल में घुसकर जू वुवान ने अपने मन में गो पॉइजन सेक्ट के बारे में जानकारी का पीछा किया और हजार जहर वाले दलदल की गहराई में गो पॉइजन सेक्ट के अड्डे की ओर चुपके से बढ़ गया। रास्ते में उन्हें गो पॉइजन सेक्ट के बनाए कई निगरानी करने वाले गो कीड़े मिले। अगर उन्हें परेशान किया जाता तो गो पॉइजन सेक्ट उन्हें ढूंढ लेता। जू वानवान की ताकत के साथ उनसे छिपना बहुत आसान था। वह आसानी से निगरानी करने वाले गो कीड़ों को पार कर गई और 1000 गो दलदल की गहराई में आगे बढ़ती रही। कुछ घंटों बाद जू वुवान गो पॉइजन सेक्ट के सुरक्षा ग्रुप के बाहर दिखाई दी। गो पॉइजन सेक्ट का हेडक्वार्टर एक झील के बीच में एक आइलैंड था। इसका घेरा 100 मील था और यह गो कीड़ों से भरे जहरीले पानी से घिरा हुआ था। यह एक कुदरती रुकावट थी। गो पॉइजन सेक्ट ने पॉइजन झील में अलग अलग तरह के ग्रुप बनाए, जिससे एक ऐसा पहाड़ बचाने वाला ग्रुप बना जो 100 पॉइजन सेक्ट से कमतर नहीं था। कुछ हद तक गो पॉइजन सेक्ट का पहाड़ बचाने वाला ग्रुप और भी मजबूत था। यह एक ग्रुप था जो कई लो ग्रेड टॉप ग्रेड स्पिरिचुअल ग्रुप, दर्जनों लो ग्रेड हाई ग्रेड स्पिरिचुअल ग्रुप और दर्जनों लो ग्रेड मिडिल ग्रेड और लो ग्रेड स्पिरिचुअल ग्रुप से बना था। लेकिन 100 पॉइजन सेक्ट ने गो पॉइजन सेक्ट के पहाड़ों को बचाने वाले एरे फॉर्मेशन को बहुत पहले ही समझ लिया था और उसकी जांच कर ली थी। उन्होंने सेक्ट में बहुत सारी जानकारी भी स्टोर कर ली थी और जू वयांग ने इसे पहले ही पढ़ लिया था।
इसके अलावा जू वानहाओ की लो ग्रेड टॉप ग्रेड एरे फॉर्मेशन कल्टीवेशन को मिड ग्रेड स्पिरिचुअल एरे मास्टर से नीचे का नंबर 1 व्यक्ति कहा जा सकता है। इस पहाड़ों को बचाने वाले एरे फॉर्मेशन को तोड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें घुसना मुश्किल नहीं होगा। जाने से पहले ग्रैंड एल्डर ओयांगमिंग ने उसे एक ताबीज दिया जो एरे फॉर्मेशन को तोड़ सकता था। जब तक वह ताबीज का इस्तेमाल करता, वह एरे फॉर्मेशन में एक छेद कर पाता और जू वुवान को बिना आवाज़ के अंदर आने देता। हालांकि इसे सिर्फ कुछ ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था और इसमें ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची थी, फिर भी इसे एक बेहतरीन मारने वाला हथियार माना जा सकता था। ओयांगमिंग का ऐसा करने का एक और मकसद था, जो जू वयांग को अपने फॉर्मेशन कल्टीवेशन बेस के बारे में बताने से रोकना था, ताकि दूसरे लोग उस पर शक न करें और उसे 100 पॉइजन सेक्ट के कातिल से न जोड़ें। असल में जू वानहाओ ने भी यही सोचा था, इसलिए उसने खास तौर पर फॉर्मेशन तोड़ने का एक और तरीका बनाया। इसका असर उस स्पिरिट टेलिस्मन जैसा था जो फॉर्मेशन तोड़ सकता था, और वह इससे खुद को छिपाना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ओयांगमिंग उसे एक और टेलिस्मन देगा, इसलिए यह एक अच्छा सरप्राइज था। जाहिर है जू वुवान को इनमें से बहुत सारी चीज़ें होने से कोई दिक्कत नहीं होगी। आखिर एरे को तोड़ने के उसके तरीके को देखने और नतीजा निकालने में अभी भी कुछ समय लगता, लेकिन एरे तोड़ने वाला स्पिरिचुअल टेलिस्मन हाथ में होने से वह किसी भी ज़रूरी मौके पर सीधे एरे को तोड़ सकता था। ये खुद एरे तोड़ने से कहीं ज़्यादा काम का था, लेकिन अब उसे जल्दी नहीं थी और पीछे से कोई दुश्मन उसका पीछा नहीं कर रहा था। जू वुवान जाहिर है कि एरे तोड़ने वाले स्पिरिचुअल टेलिस्मन का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके बजाय उसने गू पॉइजन सेक्ट के बाहर पॉइजन लेक पर बने एरे को तोड़ने के लिए अपनी ओरिजिनल एरे तोड़ने की टेक्निक का इस्तेमाल किया। पॉइजन लेक की गहराई में जाने के बाद जू वुवान ने अपने शरीर को बचाने के लिए ताबीज़ का इस्तेमाल किया। उसने इस पहाड़ को बचाने वाले एरे की बनावट की कमियों को देखना और कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। वह देखना चाहता था कि क्या इसे तोड़ते समय इसके साथ कुछ किया जा सकता है। ज़रूरी समय पर यह कुछ खास असर दिखा पाएगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, जू वयांग को गो पॉइजन सेक्ट के आसपास बने प्रोटेक्टिव एरे के बारे में और ज़्यादा पता चला। इस दौरान गो पॉइजन सेक्ट के गो कीड़े और पेट्रोलिंग करने वाले कल्टीवेटर समय समय पर वहां से गुजरते रहे, लेकिन उन्हें छिपे हुए जू वयांग का पता नहीं चला। जू वुवान पॉइजन लेक के किनारे घूमता रहा, धीरे धीरे गो पॉइजन सेक्ट के पहाड़ को बचाने वाले एरे को समझता और उसका अंदाज़ा लगाता रहा। पूरे 10 घंटे बिताने के बाद आखिरकार उसे चुपचाप अंदर घुसने का एक तरीका मिल गया। जू वयांग की एरे फॉर्मेशन में अचीवमेंट्स के बावजूद उसे ऐसा कुछ करने के लिए कम से कम आधा महीना चाहिए था। इसलिए कुछ सोचने के बाद जू वयांग ने हार मान ली। वह इतना लंबा इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसके अलावा जब तक वह गो पॉइजन सेक्ट में घुसपैठ कर सकता था और माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे ग्रुप के बारे में कुछ जानकारी पा सकता था, वह आसानी से माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे ग्रुप को समझ सकता था और उसमें मास्टर भी हो सकता था। ये खुद इसे देखने से कहीं ज़्यादा असरदार था। इसलिए जू वुवान गो पॉइजन सेक्ट में घुसने और गो पॉइजन सेक्ट को एक बड़ा सरप्राइज देने के लिए तैयार था। अंधेरी रात का फायदा उठाकर जू वयांग ने गो पॉइजन सेक्ट के माउंटेन प्रोटेक्टिंग एरे फॉर्मेशन में एक छेद किया और चुपचाप एक सही टारगेट की तलाश में उसमें घुसपैठ कर ली। गो पॉइजन सेक्ट के हेडक्वार्टर का डिस्ट्रीब्यूशन 100 पॉइजन सेक्ट से बिल्कुल अलग था। 100 जहरों का ग्रुप पहाड़ों की चोटियों में बंटा हुआ था और हर पहाड़ की चोटी पर अलग अलग लेवल और ताकतों के साधक रहते थे। लेकिन गू जहर ग्रुप के लेक आइलैंड पर पहाड़, घाटियां, नदियां, जंगल, पहाड़ियां वगैरह थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की आत्मा क्यूई का जमावड़ा अलग था, इसलिए गू जहर ग्रुप के साधक अलग अलग जगहों पर रहते थे। गू जहर ग्रुप के साधक भी ग्रुप और परिवारों में बंटे हुए थे, इसलिए वे अलग अलग जगहों पर रहते थे। वे भी झुंडों से घिरे हुए थे। हालांकि वे पहाड़ों की सुरक्षा करने वाले झुंड के ग्रुप से तुलना नहीं कर सकते थे, लेकिन वे बुरे नहीं थे। जू वुवान के लिए इन झुंडों को तोड़ना बहुत आसान था। एक पल सोचने के बाद जू वुवान ने जानकारी के आधार पर गू जहर ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत मियाओ कबीले को चुना और चुपके से निकल गया। मियाओ कबीले का पूर्वज गू जहर ग्रुप का अकेला ग्रैंड एल्डर था और वह शुरुआती स्टेज का गोल्डन कोर परफेक्टेड बीइंग भी था। हालांकि वह 100 जहर संप्रदाय के ओयांगमिंग मिंगी जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन वह बहुत पीछे भी नहीं था। मियाओ कबीले में 100 से ज़्यादा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे और उनमें से 7 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज के पीक पर थे। वे बिना किसी शक के गो पॉइजन संप्रदाय में नंबर 1 ताकत थे। गो पॉइजन संप्रदाय की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर मियाओ कबीले ने ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट पर कब्जा कर लिया था, जिसमें लेक हॉट आइलैंड पर सबसे घनी हेवन और अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी थी। उन्होंने इसके चारों ओर लो ग्रेड सुप्रीम ग्रेड स्पिरिचुअल एरे भी बनाए थे और उन्हें तोड़ने में बहुत मेहनत लगेगी। जू वुवान ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। वह एक ग्रे घोस्ट ट्री के नीचे छिप गया और ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट के चारों ओर प्रोटेक्टिव एरे की जांच करने लगा। जैसा कि नाम से पता चलता है, ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट ग्रे ब्लैक ग्रे घोस्ट ट्री से भरा हुआ था।
उनमें से हर 100 साल से ज़्यादा पुराना था और सबसे बड़ा हज़ारों साल पुराना था। इसने आइलैंड के आधे हिस्से को कवर कर लिया था और दिन में भी शाम जैसा अंधेरा रहता था। क्योंकि ग्रे घोस्ट ट्री नेचुरली गू वर्म्स को पाल सकता था, इसलिए कई गू वर्म्स ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट में बच्चे पैदा करना पसंद करते थे, इसलिए ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट गू वर्म्स के रहने के लिए सबसे सही जगहों में से एक था। मियाओ कबीले के कल्टीवेटर गू टेक्निक में बहुत माहिर थे। इसके अलावा यहाँ हेवन एंड अर्थ स्पिरिट क्यूई बहुत अमीर थी, इसलिए उन्होंने नेचुरली इस जगह को अपनी नींव के तौर पर चुना। हालांकि ऐसा माहौल जू वुवान के छिपने के लिए बहुत सही था। बस बात यह थी कि अंदर बहुत सारे गू वर्म्स थे और नेचुरली अनगिनत सविलांस गू वर्म्स थे। इन छोटी चीज़ों के लिए उन्हें खोजना बहुत आसान था। इसने जू वानहाओ को एक मिड लेवल स्पेल गो कंसीलमेंट टेक्निक सीखने के लिए मजबूर किया, जो 100 पॉइजन सेक्ट ने गो पॉइजन सेक्ट से हासिल की थी। ये सभी तरह के गो वर्म्स का पता लगाने को असरदार तरीके से रोक सकता था और उन्हें इसे खोजने से रोक सकता था। इसे परफेक्शन दायरे तक बढ़ाने के लिए जू व्यांग ने खास तौर पर 1000 से ज़्यादा फ्री ब्रेकर थ्रू स्टोन्स खर्च किए थे। इससे जू व्यांग के लिए और भी बुरा हो गया, जो शुरू से ही अमीर नहीं था। खुशकिस्मती से गो कंसीलमेंट टेक्निक की मदद से भले ही ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट में अनगिनत गो वर्म थे, फिर भी वे जू वानहाओ को बिल्कुल नहीं ढूंढ पाए। जू वुआन ऐसे घूम रहा था जैसे वह सपाट जमीन पर चल रहा हो। उसने हर जगह ढूंढा, प्रोटेक्टिव एरे फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। अपनी ताकत से वह यहाँ डिफेंसिव एरे को बहुत जल्दी तोड़ पाएगा और फिर जी भरकर ब्रेकर थ्रू स्टोन कमा पाएगा। ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट का प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन अभी भी गो पॉइजन सेक्ट के प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन से थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए जू वुआन को अंदर घुसने का रास्ता खोजने में बस कुछ ही घंटे लगे। हालांकि जू वुआन तुरंत अंदर नहीं गया। आखिर अभी भी दिन का समय था और उसे ढूंढना काफ़ी आसान था। कुछ घंटे इंतजार करने और अपने एसेंस क्यूई और स्पिरिट को पूरी तरह से ठीक करने के बाद जू वुआन चुपचाप ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट में घुस गया और एक सही टारगेट ढूंढने लगा। शायद इसलिए कि उन्हें माउंटेन डिफेंडिंग एरे और ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट के डिफेंसिव एरे की दोहरी सुरक्षा पर भरोसा था। ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट में रहने वाले मियाओ कबीले के साधकों ने असल में कोई एरे फॉर्मेशन नहीं बनाया था। यहाँ तक कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों ने भी अपने घरों के आसपास सिर्फ कुछ लो लेवल मिड ग्रेड और लो लेवल लो ग्रेड स्पिरिचुअल एरे बनाए थे। लो लेवल हाई ग्रेड स्पिरिचुअल एरे बहुत कम थे। इसके अलावा ऑरस कोर स्टेज ग्रैंड एल्डर के हालात देखने से मियाओ कबीले के साधक बेशक ज़्यादा आराम से थे। कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों ने तो अपने घरों के आसपास एक सिंपल एरे भी नहीं बनाया था। वे सच में लापरवाह थे। शायद मियाओ कबीले के साधकों ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई चुपचाप दोनों एरे फॉर्मेशन से गुजरेगा और उनके पास पहुंचेगा और उनके लिए कुछ ऐसा करने की तैयारी करेगा जिसे बताया न जा सके। नहीं, ये कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे बताया जा सके। जू व्यांग ऐसा कुछ करने के लिए इतना आगे नहीं जाता था जो मियाओ कबीले की महिला साधकों के लिए मुश्किल हो। उसका एक मकसद था, भले ही उसने सुना था कि मियाओ कबीले में कई खूबसूरत महिला साधक हैं जिनका स्टाइल अनोखा है और वे बहुत खूबसूरत हैं। जू वानहाओ सबसे पहले मियाओ परिवार की एक महिला साधक के घर में घुसा। यह महिला साधक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के बीच के स्टेज की साधक थी। वह 30 साल की लग रही थी, लेकिन असल में वह कम से कम 100 साल की थी। वह जू वानहाओ की दादी जितनी बड़ी थी। हालांकि उसने खुद को अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ था और वह बहुत खूबसूरत थी। जू व्यांग ने उस पर हमला करना शुरू किया और स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम ने पहले ही पल एक नोटिफिकेशन दे दिया। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट महिला साधक मियाओ फैंगर को नॉकआउट किया। आपको 10 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को बधाई कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट महिला कल्टीवेटर मियाओ फैंगर की आईब्रो बनाई। आपको 15 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। होस्ट को बधाई कि आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार एक मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट महिला कल्टीवेटर मियाओ फैंगर के कपड़े उतारे। आपको 30 ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन देखकर जू वुआन गुस्से से लाल हो गया। मैंने अभी मियाओ फैंगर के शरीर को देखा कि क्या उसके पास कोई खजाना है। जब ये स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम के मुंह में टपका तो यह इतना साफ क्यों नहीं हो गया? धत तेरे सिस्टम, तुमने मुझे गलत समझा। असल में मैं जू व्यांग बहुत पवित्र इंसान हूँ। जू वुआन ने अब स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम पर ध्यान नहीं दिया। वह मियाओ फैंगर पर अजीब चेहरे बनाती रही, उसके बाल गूंथती रही, उसका सिर मुंडवाती रही, उसकी ताकत कम करती रही और फिर प्लान के मुताबिक उसे मार डालती रही। बेशक वह उसके सारे रिसोर्स और दौलत भी लूट लेगा। वह पूरे प्रोसेस से अच्छी तरह वाकिफ था। बस एक मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर ने उसके लिए सैकड़ों ब्रेकर थ्रू स्टोन लाए थे। हालांकि एक वजह यह थी कि मियाओ फैंगर एक फीमेल कल्टीवेटर थी और बहुत खूबसूरत थी, इसलिए बेवकूफ़ सिस्टम ने उसे गलत समझ लिया था। असल में जू व्यांग ने उसके साथ कुछ भी ज़्यादा नहीं किया था।
अगर उसने सच में किया होता तो जू वयांग उसे इतनी बेरहमी से खत्म नहीं करता। मियाओ फैंगर को मारने के बाद जल्दी एक्सपोज होने से बचने के लिए जू वुवान ने उसकी लाश को एक स्टोरेज रिंग में छिपा दिया और फिर अगले टारगेट की ओर चुपके से चला गया। जैसा कि कहा जाता है, सबसे खतरनाक जगह सबसे सुरक्षित जगह होती है। लॉजिकली कहें तो एक गोल्डन कोर की जगह की रखवाली के साथ ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट में मियाओ परिवार बहुत सुरक्षित होना चाहिए। हालांकि गोल्डन कोर की मौजूदगी के कारण ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट में मियाओ परिवार के कल्टीवेटर काफ़ी ढीले थे और उनकी विजिलेंस बहुत कम थी। जू वुवान ने जल्दी से मियाओ परिवार के दूसरे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर के घर में घुसपैठ की। यह मियाओ कबीले का कल्टीवेटर पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के आखिरी स्टेज में पहुंच चुका था। कई बार खाना खाने के बाद जू वुवान को उससे 1000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन मिले, साथ ही 1 लाख से ज़्यादा लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन के खजाने भी मिले। इसे बम्पर फसल कहा जा सकता है। इससे जू वुवान को मियाओ कबीले के कल्टीवेटर को लूटने का और भी मोटिवेशन मिला। जू वुवान ने उन क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को भी नहीं लूटा। इसके बजाय उसके टारगेट मियाओ कबीले के सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे। 100 पॉइजन सेक्ट की ट्रेनिंग और अनुभव की वजह से गो पॉइजन सेक्ट में जू वुवान की खोज बहुत आसान थी। एवरेज तौर पर वह 2 घंटे में लगभग 10 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को लूट सकता था। रात में कुछ ही घंटों में जू वुवान ने मियाओ कबीले के कुल 56 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को लूट लिया था। उनमें से 4 परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर, 10 लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर, 18 मिड स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर और बाकी शुरुआती स्टेज के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर थे। मियाओ कबीले के जिन कल्टीवेटर को जू वुवान ने सेट मील गिफ्ट किया था वे सभी काफ़ी मजबूत थे। उनमें से ज़्यादातर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के मिड स्टेज या उससे ऊपर के कल्टीवेटर थे। जाहिर है जू वुवान ने उन्हें खास तौर पर चुना था। अगर एरे फॉर्मेशन को तोड़ने में देरी न होती तो जू वुवान और भी ज़्यादा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को लूट लेता। फिर भी जू वयांग ने मियाओ कबीले की आधी से ज़्यादा लड़ाकू ताकत खत्म कर दी थी। भारी नुकसान तो बस शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके उलट जू वयांग की ज़बरदस्त कमाई डरावनी कही जा सकती है। सिर्फ स्पिरिट स्टोन्स की कीमत 10 लाख से ज़्यादा थी। दूसरे खजानों, अमृत, जादू के औजारों, ताबीज़ों वगैरह की तो बात ही छोड़िए। सब मिलाकर वे लाखों कम ग्रेड वाले स्पिरिट स्टोन्स के भी बराबर थे। ब्रेकर थ्रू स्टोन्स का जिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। 30,000 से ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन्स थे जिन्हें देखकर जू वुवान मुस्कुराया। आधे ब्रेकर थ्रू स्टोन्स सोखने के बाद जू वुवान के डेंटियन में प्राइमोडियल डाउट ट्रू ओरिजिन 8000 मीटर के एरिया तक फैल गया, जो पहले से लगभग 3 गुना था। जू वुवान की पूरी ताकत बहुत बढ़ गई थी। वह दुनिया के 99% फेक कोर कल्टीवेटर्स के बराबर था और आम शुरुआती गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स के बराबर खड़ा हो सकता था। लेकिन गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर की तुलना में अभी भी एक अंतर था। गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा 700 साल से ज़्यादा जी चुके थे। वह निश्चित रूप से एक बूढ़ा राक्षस था। हालांकि वह वो यांगमिंग जितना ताकतवर नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर कल्टीवेटर्स में एक पावरहाउस था। वह शुरुआती स्टेज के गोल्डन कोर के पीक पर भी पहुंच गया था और वह मिड स्टेज गोल्डन कोर से बस एक कदम दूर था। भले ही जू वुवान ने अपने सभी ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिए हों, फिर भी उसके और ओ यांगमिंग के बीच बहुत बड़ा अंतर था। मियाओ रेनफा की ताकत ओ यांगमिंग से ज़्यादा कम नहीं थी, इसलिए जू वुवान स्वाभाविक रूप से मियाओ रेनफा का मुकाबला नहीं था। इसके अलावा ये बूढ़ा राक्षस जो 700 साल से ज़्यादा जी चुका था, कौन जानता था कि उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड या ट्रम्प कार्ड है भी या नहीं। भले ही जू वुवान की ताकत उसके बराबर थी, उसने आसानी से उससे मौत तक लड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर वह सावधान नहीं रहती तो वह पलट सकती थी। जू वुवान का टैलेंट इतना मजबूत था और उसके हाथ में स्पेशल एनकाउंटर सिस्टम था। उसे मियाओ रेनफा को मारने की कोई जल्दी नहीं थी। क्यों न तब तक इंतज़ार किया जाए जब तक वह गोल्डन कोर स्टेज तक आगे न बढ़ जाए और फिर आसानी से मियाओ रेनफा को मार न दे। वैसे भी इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जल्दबाजी में नुकसान होता है और जू वयांग भी ऐसे फालतू रिस्क नहीं लेना चाहता था। छिपना और डेवलप करना, फिर दुश्मन को धकेलना, यही जू वयांग को सबसे ज़्यादा पसंद था। ब्रेकर थ्रू स्टोन्स और रिसोर्सेज के अलावा जू वयांग को सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली चीज़ें थीं अलग अलग कल्टीवेशन टेक्निक और इमोर्टल स्पेल। इन कल्टीवेशन टेक्निक और इमोर्टल टेक्निक के साथ जू वुवान अपनी कमाल की समझने की काबिलियत पर भरोसा कर सकती थी ताकि उन्हें उन कल्टीवेशन टेक्निक और इमोर्टल टेक्निक में मिला सके जिन्हें उसने समझा था, जिससे इन कल्टीवेशन टेक्निक और इमोर्टल टेक्निक की ताकत बढ़ जाती। बेशक अगर उसे कुछ कल्टीवेशन टेक्निक और इमोर्टल स्पेल मिलते जो उसे पसंद आते तो जू वयांग उन्हें कल्टीवेट करता और अपना बना लेता। बिजी रात जल्दी बीत गई। हालांकि वह थोड़ा थका हुआ था, लेकिन फसल इतनी अच्छी थी कि यह थोड़ी सी थकान कुछ भी नहीं थी।
पूरी फसल के बाद झूबयांग लेक आइलैंड छोड़कर पास के दलदल में छिप गया। उसने पिछली रात की फसल को सोखना शुरू कर दिया और साथ ही अपनी आत्मा, एनर्जी और जोश को भी वापस पा लिया। जब सुबह हुई तो मियाओ कबीले के साधकों ने आखिरकार इस अजीब बात पर ध्यान दिया। शोरगुल के साथ पूरा लेक हॉट आइलैंड गुलजार हो गया। फैंग ए, तुम कहाँ हो? तुम्हारे कमरे में क्या हुआ? तुम्हारा सारा कीमती सामान क्यों चला गया? दूसरा बुजुर्ग चला गया, तीसरा बुजुर्ग चला गया और चौथा बुजुर्ग चला गया। क्या हो रहा है? क्या वे सब मिलकर कुछ बड़ा करने गए थे? मुझे सातवें बुजुर्ग के कमरे में थोड़ा खून मिला और सातवें बुजुर्ग के घर का सारा कीमती सामान चला गया है। यहाँ तक कि दरवाजे पर रखा लेपिस लाजुली शेर भी चला गया है। ये चोरों का काम हो सकता है। कौन सा कमीना हमारे गो पॉइजन सेक्ट को चुराने की हिम्मत करता है? पूरे लेक आइलैंड को तुरंत सर्च करो। मुझे नहीं लगता कि चोर इतने कम समय में कहीं भाग सकता है। हंगामे के बाद मियाओ क्लैन के पास कुछ ऐसा मानने के अलावा कोई चारा नहीं था जिससे वे हैरान रह गए। मियाओ क्लैन के जो कल्टीवेटर कल रात गायब हो गए थे वे शायद मर चुके थे। शायद इसलिए कि उसे एक रात में बहुत सारे मियाओ कबीले के कल्टीवेटर से निपटना पड़ा। कातिल थोड़ा जल्दबाज और भद्दा था, इसलिए उसने कई निशान छोड़ दिए जिससे मियाओ कबीले के कल्टीवेटर को इस मामले का पक्का पता चल गया। ये पक्का करने के बाद कि गायब मियाओ कबीले के सभी कल्टीवेटर मर चुके हैं, मियाओ कबीले की तो बात ही छोड़िए, गो पॉइजन सेक्ट की कई दूसरी सेनाएं भी अफरा तफरी में पड़ गईं। चूंकि कातिल एक ही रात में मियाओ कबीले के 56 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार सकता था, तो अगर कातिल ने कल रात कई दूसरी सेनाओं को टारगेट किया होता तो वह शायद इन सेनाओं के सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार देता। कातिल का आतंक बस सनसनीखेज था। गो पॉइजन सेक्ट जल्द से जल्द एक आम राय पर पहुंच गया। उन सभी ने बड़ी संख्या में क्यूई रिफाइनमेंट और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को सभी सेनाओं के सभी सर्विलांस गुवम इकट्ठा करने और छिपे हुए कातिल को खोजने के लिए पूरे लेक आइलैंड पर गुवम का एक ग्रुप बनाने के लिए भेजा। बस इसी समय ज़ूवयांग पहले से ही लेक हॉट आइलैंड के बाहर दलदल में छिप गया था। ये तय था कि गो पॉइजन सेक्ट के काम नाकाम हो जाएंगे। नहीं तो ज़ूवयांग की ताकत के बावजूद अगर वह सावधान नहीं रहता तो उसे पकड़ लिया जाता। दिन तेजी से बीत गया। गो पॉइजन सेक्ट के साधकों ने पूरे लेक हॉट आइलैंड और यहाँ तक कि आसपास की पॉइजन झील को भी कितनी भी तलाशी ली, उन्हें कातिल का कोई पता नहीं चला। ये देखकर कि रात हो गई है और पिछली रात हुई दुखद घटना के बारे में सोचते हुए गो पॉइजन सेक्ट की कई सेनाओं के बड़े अधिकारियों ने बातचीत की और सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों और ज़्यादातर क्यूई रिफाइनिंग साधकों को कुछ समय के लिए रहने के लिए लेक आइलैंड के बीच में एक मैदान में इकट्ठा किया। सभी साधक कातिल को उनका फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए इकट्ठा हो गए। जहां तक गुवमेरे की बात है, गो पॉइजन सेक्ट के साधकों के कंट्रोल के बिना ये कुछ समय के लिए बेकार था। जाहिर है रात में पूरे लेक हॉट आइलैंड पर गुवम ग्रुप को एक्टिवेट करना सही नहीं था। कुछ सोचने के बाद गो पॉइजन सेक्ट की कई सेनाओं ने मैदानों में गुवम ग्रुप को एक्टिवेट कर दिया, जहां वे कुछ समय के लिए रुके हुए थे ताकि कातिल अंदर न घुस सके। इसे बचाव की एक लेयर भी माना गया। जब ज़ू वानहाओ फिर से लेक हॉट आइलैंड में घुसा तो उसे ये देखकर हैरानी हुई कि गो पॉइजन सेक्ट की रिएक्शन स्पीड बहुत तेज थी। कुछ ही घंटों में उन्होंने उसे रोकने का तरीका ढूंढ लिया। ये जानना जरूरी था कि जब वे 100 पॉइजन सेक्ट में थे तो बेवकूफ ज़ेन क्लैन ने 2 हार झेलने के बाद ही सबक सीखा था। इसकी तुलना में गो पॉइजन सेक्ट के ऊंचे तबके के लोग काफ़ी स्मार्ट थे। लेकिन ज़ू वुआन भूल गया था कि उसने 100 पॉइजन सेक्ट में वापस आने के बाद पहली रात को सिर्फ 10 ज़ेन क्लैन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मारा था। इसलिए ज़ेन क्लैन का रिएक्शन थोड़ा कमज़ोर था। लेकिन कल रात उसने गो पॉइजन सेक्ट के कुल 56 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार डाला था और मियाओ कबीले के लगभग सभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार डाला था। क्योंकि वे जानते थे कि कातिल इतना डरावना था, गो पॉइजन सेक्ट के बड़े अधिकारी ज़ूवयांग को कम आंकने के लिए पागल ही रहे होंगे। बेशक वे सबसे खतरनाक स्थिति में इससे निपटेंगे। गो पॉइजन सेक्ट के बड़े अधिकारियों के जवाब से ज़ू वुआन थोड़ी परेशान महसूस कर रही थी। चूंकि ऐसा था इसलिए वह दूसरी जगहों पर जाकर देखेगी। कुछ ही घंटों में गो पॉइजन सेक्ट के बड़े अधिकारियों को सभी जगहों से सभी अच्छी चीज़ें नहीं ले जानी चाहिए थीं, नहीं वे सभी कल्टीवेटर को यहाँ इकट्ठा कर सकते थे। आखिरकार कुछ ज़रूरी जगहों पर अभी भी पहरा देना बाकी था। अब जब इन जगहों पर कोई गो पॉइजन सेक्ट एक्सपर्ट पहरा नहीं दे रहा था तो ज़ू वुआन के लिए उनमें से निकलना सही था। जल्द ही ज़ूवयांग ने कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट की खदान में ज़िंदगी में पहली बार सफाई करने के लिए बधाई। आपको 100 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट के मेडिसिनल फील्ड में ज़िंदगी में पहली बार सफाई करने के लिए बधाई। आपको 300 ब्रेक थ्रू स्टोन्स मिले हैं। होस्ट को गो पॉइजन सेक्ट के सीक्रेट ट्रेजर वॉल्ट में ज़िंदगी में पहली बार सफाई करने के लिए बधाई। तुम्हें 800 ब्रेक थ्रू स्टोन मिले हैं।
कितना मोटा और अमीर गो पॉइजन सेक्ट था। सिर्फ एक रात में वे ज़ू वुवान के लिए लाखों स्पिरिट स्टोन के रिसोर्स और खजाने ले आए थे। इसके अलावा ज़ू वुवान ने कुछ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर को भी मार डाला था जो ज़रूरी जगहों की रखवाली कर रहे थे। ये लोग ज़ू वुवान के लिए कई ब्रेक थ्रू स्टोन भी लाए थे। सीधे शब्दों में कहें तो मैदानों के अलावा गो पॉइजन सेक्ट की दूसरी जगहों के कल्टीवेटर को ज़ू वुवान ने असल में मार डाला था। यहाँ तक कि खजाने और रिसोर्स भी ज़्यादातर लूट लिए गए थे। बेशक कुछ ज़्यादा छिपे हुए ज़ू वयांग नहीं मिल सके, वे उन्हें धीरे धीरे ही खोज सकते थे या गो पॉइजन सेक्ट के कुछ लोगों से उनके बारे में जान सकते थे। यह एक और पूरी और मज़ेदार रात थी। गो पॉइजन सेक्ट के बड़े लोग सच में बहुत अच्छे लोग थे। ये देखकर कि ज़ू 100 पॉइजन सेक्ट में वयांग के इम्प्रूवमेंट की स्पीड धीमी थी और उसके पास कम रिसोर्स थे, इसलिए उन्होंने उसे खास तौर पर गो पॉइजन सेक्ट में लोगों को लूटने और मारने के लिए फुसलाया, जिससे उसे बहुत सारे रिसोर्स मिले। उसे नहीं पता था कि उसकी भाभी को अरेस्ट करने का ऑर्डर देने वाला कौन था। उसे सच में एक बहुत अच्छा आइडिया आया। उसे 100 लाइक देने चाहिए ताकि ज़ू वयांग द्वारा मारे गए गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को आराम मिले ताकि वे मरने के बाद भी चैन से न रह सकें। अपने शरीर में लगभग 10,000 ब्रेक थ्रू स्टोन्स को दबाव महसूस करते हुए ज़ू वुवान ने स्पीड बढ़ाई और लेक हॉट आइलैंड के बाहर दलदल की ओर चुपके से भाग गया। अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो ब्रेक थ्रू स्टोन्स की इस वेव को एब्जॉर्ब करने के बाद ज़ू वुवान के डेंटियन में प्रिमोडियल दाउट्रू एसेंस 10,000 मीटर के रेडियस तक फैल सकता है। गो पॉइजन सेक्ट में फिर से अफरा तफरी मच गई। जैसे ही आसमान साफ हुआ, जब गो पॉइजन सेक्ट के साधक अपने घरों और कुछ ज़रूरी जगहों पर लौटे तो उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि ये जगहें बदल गई थीं। साले, क्या तू बेशर्म है? तूने मेरी छोटी सी तिजोरी भी छीन ली जो मैंने प्लाक के पीछे छिपाई थी। क्या तुझे इतना सावधान रहना है? बिना किसी निशान के हमारे गो पॉइजन सेक्ट में घुसने और इतने सारे परफेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को मारने के लिए दूसरी पार्टी को कम से कम फॉल्स कोर रेल में कोई बड़ा आदमी तो होना ही चाहिए। उसे मेरे घटिया मैजिक टूल अंडरवियर में इतनी दिलचस्पी क्यों होगी? भाड़ में जाए, वह कितना गरीब है। मैंने इतना बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। हर थोड़ी कीमती चीज़ छीन ली गई है। उसने खजाने में रखे सियानलाइट स्टोन को भी नहीं छोड़ा। वह थोड़ा ज़्यादा ही है। ज़मीन में 3 फीट गड़ाना, ये सच में ज़मीन में 3 फीट गड़ाना है। ... आज गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर और भी ज़्यादा परेशान थे। हालांकि ज़्यादातर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर नहीं मरे थे, लेकिन इतने सालों में जमा किए गए रिसोर्स और पैसे लूट लिए गए थे। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की तो बात ही छोड़िए, कई क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर भी बुरी तरह लूटे गए। इसलिए गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर ने गो व मैरे को फिर से एक्टिवेट किया और ज़ू वुवान को हर तरफ ढूंढा। उसी समय इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया और कुछ कन्फर्म हो गया। भूतिया चेहरे बनाना, चोटी बनाना, सिर मुंडवाना, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह हम पर इस्तेमाल होगा। कल मैंने कहा था कि कातिल शायद 100 पॉइजन सेक्ट ने भेजा है। आज कंफर्म करने के बाद अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो ये 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर होना चाहिए। वह साफ तौर पर हमें हमारी ही दवा का स्वाद चखा रहा है। मुझे लगता रहा कि एल्डर फैंग ऐसा अजीब काम नहीं करेगा, लेकिन 100 पॉइजन सेक्ट की खबरों के मुताबिक एल्डर फैंग ने ऐसा अजीब काम किया। लेकिन क्या 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर सिर्फ लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे में नहीं है, वह एरे फॉर्मेशन में भी एक्सपर्ट नहीं है। वह बिना किसी निशान के हमारी जगह पर कैसे घुस सकता है? अगर फॉर्मेशन का कल्टीवेशन लेवल ज़्यादा नहीं है तो क्या ऐसा हो सकता है कि फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका न हो? हमारे अंदाजे और जांच के मुताबिक अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो कातिल ने ज़रूर कोई ऐसा ताबीज़ सीख लिया होगा जो बनावट को तोड़ सकता है, इसलिए वह आसानी से हमारे यहाँ घुस सकता है। भले ही वह आदमी 100 ज़हरों का नया सेक्ट लीडर हो या नहीं, चलो अभी के लिए उसे वैसा ही मानते हैं। हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके हिसाब से हम उसे तुरंत ढूंढ लेंगे और उसकी हड्डियों को पीस कर राख बना देंगे। नहीं तो जब वह बड़ा होगा तो नतीजे सोच से भी परे होंगे। और ठीक है, क्या हमें ग्रैंड एल्डर को बाहर बुलाना चाहिए? मुझे डर है कि हम इस कातिल से अकेले नहीं निपट पाएंगे। ग्रैंड एल्डर अभी अपनी सीक्रेट टेक्निक की साधना के एक अहम मोड़ पर है। अगर वह सावधान नहीं रहा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा क्योंकि दूसरी पार्टी अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं कर रही है और सिर्फ चुपके से हत्या कर रही है, इसलिए उसकी ताकत ज़्यादा नहीं होगी। जब तक हमें उसके निशान मिल जाते हैं उसे मारना आसान होगा। ... कुछ बातचीत के बाद गो पॉइजन सेक्ट के बड़े लोगों ने एक बार फिर लेक हॉट आइलैंड और आसपास के दलदलों में ज़ू वयांग को ढूंढने की कोशिश की। गू कीड़ों के झुंड का सामना करते हुए जो लगभग हर जगह था, ज़ू वुवान के पास कुछ समय के लिए उससे बचने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह थोड़ा और दूर रहा और जब वह वहां था तो उसके संपर्क में आया।
उसने उसका सिद्धांत देखा और उसे तोड़ने का कोई तरीका खोजना चाहता था। उसी समय हजारों मील दूर मौजूद 100 पॉइजन सेक्ट को भी पता चला कि पिछले 2 दिनों में गो पॉइजन सेक्ट में क्या हुआ था और वे एक पल के लिए खुश हुए। सेक्ट लीडर सच में बहुत ताकतवर है। अपने मरे हुए शिष्यों का बदला लेने के लिए हमें उसका एहसान चुकाना होगा। हमारा ज़ेन क्लैन सेक्ट लीडर को उसकी बड़ी मेहरबानी के लिए धन्यवाद देने के लिए झुकता है। तुम सब अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी से सेक्ट लीडर की सीट की ओर झुककर उसे धन्यवाद दो। इतनी गहरी मेहरबानी इतनी गहरी है कि तुम्हें 3 बार झुकना होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सेक्ट लीडर की ताकत इस लेवल तक पहुंच जाएगी। वह शायद किसी झूठे कोर स्टेट कल्टीवेटर से कम नहीं है। हमारे जू परिवार में एक और ज़बरदस्त टैलेंट है। मुझे हैरानी है कि वह कब वापस आकर हमारे जू परिवार को सपोर्ट कर पाएगा। जब फैंग चेनवू हमें धमका रहा था तो उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि हमारा सेक्ट लीडर उन्हें इतनी जल्दी बेइज्जत करने के लिए यही तरीका अपनाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे इस तरह का बदला लेने का तरीका पसंद है और मुझे सेक्ट लीडर की पर्सनैलिटी भी पसंद है। मैं भविष्य में इस सेक्ट लीडर को मानूंगा। कहा जाता है कि गो पॉइजन सेक्ट की ज़मीन सेक्ट लीडर ने लूट ली है। सेक्ट लीडर सच में प्रैक्टिकल है। इन रिसोर्स के साथ हमारा 100 पॉइजन सेक्ट और भी तेज़ी से ठीक हो जाएगा। 100 पॉइजन सेक्ट के 3 बड़े ग्रुप्स ने साफ तौर पर जू वियांग के गो पॉइजन सेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स के साथ किए गए काम को बदला लिया। वे जू वियांग को उसकी ही दवा का स्वाद चखा रहे थे। गो पॉइजन सेक्ट को भी ऐसा ही लगा। हालांकि गो पॉइजन सेक्ट को हमेशा लगता था कि फैंग चेनवू का 100 पॉइजन सेक्ट में ऐसा करना काफ़ी अजीब और उसके स्टाइल जैसा नहीं लगता, लेकिन वे 100 पॉइजन सेक्ट द्वारा रंगे हाथों पकड़े जाने से खुद को रोक नहीं पाए और उन्हें बस इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जू वियांग ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि वह और ज़्यादा ब्रेकर थ्रू स्टोन कमा सके और तेज़ी से बेहतर हो सके। उसका मकसद एक ही था और आसान था। यह उतना मुश्किल नहीं था जितना वे सोच रहे थे। आखिर तथाकथित उसे उसकी ही दवा का स्वाद चखाना तो बकवास ही था। जू वियांग उसे उसकी ही दवा का स्वाद चखाने तक तो नहीं जाएगा, है ना? जहां तक उन साधकों की बात है जो अभी तक वापस नहीं आए थे और उसने लूटे हुए रिसोर्स ले लिए थे, जू वियांग उन्हें सिर्फ बेवकूफ़ ही कहेगा। ये रिसोर्स और पैसा उसने गो पॉइजन सेक्ट से बड़ी मुश्किल से लिया था। वह उन्हें सेक्ट को मुफ्त में क्यों देगा? वह उन्हें कुछ भी नहीं देगा। शायद कुछ लोग कहेंगे कि यह चोरी और डकैती थी, लेकिन क्या किसी जानकार के मामले को चोरी कहा जा सकता है? जू वुआंग धरती का एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था। एक और बिजी दिन बीत गया। 100 पॉइजन सेक्ट इतना एक्साइटेड था कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। तीनों बड़ी सेनाओं ने लगभग सेलिब्रेशन किया था, लेकिन गो पॉइजन सेक्ट को अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ था। हालांकि पिछली रात के सबक के साथ गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स ने अपनी सारी कीमती चीज़ें उस समतल ज़मीन पर ले जाने की पूरी कोशिश की जहां वे कुछ समय के लिए रह रहे थे। बेशक बाहर के कल्टीवेटर्स ने भी जू वुआंग को फिर से उनका फ़ायदा उठाने से रोकने के लिए यहां इकट्ठा होने की पूरी कोशिश की। गूवम फॉर्मेशंस की लेयर्स भी आसपास नज़र रख रही थीं, किसी भी समय किसी भी संदिग्ध चीज़ की तलाश में। जू वुआंग ने आधे दिन तक गो पॉइजन सेक्ट की दूसरी जगहों को खोजा, लेकिन उसे सिर्फ हज़ारों लो ग्रेट स्पिरिट स्टोन्स की चीज़ें मिलीं। पिछली रात की फसल की तुलना में ये बहुत बुरा था। ये गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर सच में बेसुध हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं गूवम ग्रुप से नहीं निपट सकता? क्योंकि कहीं और कुछ भी अच्छा नहीं था, इसलिए जू वियांग सिर्फ मैदानों में छिपे गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर को ही टारगेट कर सकता था। ये जगह पहले से ही बहुत रोशन थी, और यह कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि ये दिन की तरह रोशन थी। हर जगह सर्विलांस गूवम थे, और एक आम और स्कोर स्टेज कल्टीवेटर भी अंदर नहीं घुस सकता था। डिफेंस टाइट था, और यह किसी भी छेद से घुस सकता था। खुशकिस्मती से जू वान दिन में ही गूवम ग्रुप के कांटेक्ट में आ चुकी थी। इसके अलावा उसने गो पॉइजन सेक्ट से मिली कुछ गूवम बुक्स पढ़ी थीं। जब तक वह बहुत पास नहीं जाती, वह अभी भी छिप सकती थी। विंड ब्लेड। जब वे दर्जनों मीटर दूर थे तो ज़मीन के नीचे छिपे जू वुआन ने चुपचाप कई विंड ब्लेड छोड़े। अपनी शक्तिशाली दिमागी ताकत के कंट्रोल में वे गूवम फॉर्मेशन और मैदान के चारों ओर बने सिंपल एरे फॉर्मेशन से गुजरे, अंदर गए और कई 10वें लेवल के क्यूई रिफाइनमेंट कल्टीवेटर पर उतरे। ची जू वुआन, जो एक अजय फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर था, द्वारा छोड़े गए विंडब्लेड का सामना करते हुए ये 10वें लेवल के ऑरा रिफाइनिंग कल्टीवेटर बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाए। वे 2 टुकड़ों में कट गए, जिससे जू वुआन के पास सैकड़ों ब्रेकर थ्रू स्टोन आ गए। आह मर्डर एल्डर्स, आओ और मुझे बचाओ। दुश्मन पहले से ही यहाँ है। गूवम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो और अपनी पूरी ताकत से आसपास की जांच करो। कातिल यहाँ है। भीड़ में अफरा तफरी मच गई थी। कई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर कूदकर ऊपर आ गए और हजारों सर्विलांस गूवम को इकट्ठा करके आसपास के सैकड़ों मीटर तक स्कैन करने लगे।
हालांकि इस समय जू वुवान पहले ही कुछ हजार मीटर दूर पहुंच चुकी थी। इस बात का फायदा उठाते हुए कि सबका ध्यान पिछली जगह पर गया था, उसने फिर से दर्जनों विंड ब्लेड दागे। ची ची ची, एक मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज के साथ, और रिफाइनिंग दायरे के आखिरी स्टेज के ऊपर दर्जनों कल्टीवेटर गिर गए। हालांकि उसे यहाँ मुफ्त खाना नहीं मिल सकता था, लेकिन मैदानों पर कल्टीवेटर के जमावड़े की वजह से जू वुवान हर बार जब पास पहुंचती थी तो बड़ी संख्या में दुश्मनों को मार सकती थी। जिस स्पीड से उसने ब्रेक थ्रू स्टोन कमाए वह भी धीमी नहीं थी। इसे एक छिपा हुआ आशीर्वाद माना जा सकता है। अगर उसके पास हालात होते तो वह तय खाना खाता, अगर उसके पास हालात नहीं होते तो वह तय खाना खा लेता या आसान बना लेता। खाना बनाओ और लोगों को सीधे मार डालो। यहाँ भी एक है, कातिल यहाँ है। यह इतनी जल्दी कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि 2 कातिल थे और सिर्फ 100 जहरों का एक नया सेक्ट मास्टर नहीं था? उद्धरण चिन्ह। ये नामुमकिन नहीं है। सब लोग सावधान रहें, अपनी पूरी ताकत से गो वम फॉर्मेशन को एक्टिवेट करें और उस चोर को ढूंढें। मैदान और भी अस्त व्यस्त हो गया। कई गो पॉइजन सेक्ट कल्टीवेटर ने जू वयांग को ढूंढने के लिए पूरी ताकत लगा दी। बदकिस्मती से वे कामयाब नहीं हुए। जू वयांग ने गो वम फॉर्मेशन में एक और कमजोर जगह पर हमला किया और क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर का एक और बड़ा ग्रुप मारा गया। फ्लोइंग इल्यूजरी ड्रीम स्टेप्स और विंड मैनिपुलेशन टेक्निक से जू वयांग की स्पीड हैरान करने वाली तेज थी। वह कई गोल्डन कोर रियल्म कल्टीवेटर को पकड़ सकती थी। ये फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियल्म कल्टीवेटर कैसे पकड़ सकते थे? ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जू वयांग ने 1000 इल्यूशन टेक्निक और लाइटलेस नीडल में मास्टरी कर ली थी, जो चुपके से हमला करने और हत्या करने में उसकी असरदार मदद कर सकती थी, जिससे दुश्मन को जानलेवा झटका लगता था। ये कहा जा सकता है कि वह हर कोशिश में कामयाब रहा। हालांकि ये लोग गो पॉइजन सेक्ट भी बेवकूफ़ थे। 50 से ज़्यादा फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर पहले ही मर चुके थे, लेकिन उन्होंने फिर भी ग्रैंड एल्डर को इस जगह की रखवाली के लिए नहीं बुलाया। इससे जू वयांग को मौका मिल गया। नहीं तो अगर गो पॉइजन सेक्ट की देखरेख कोई गोल्डन कोर स्टेज डाओइस्ट मास्टर कर रहा होता तो जू वुवान इतना बेईमान होने की हिम्मत नहीं करता। मैं तुम्हें मारने वाला हूँ जू वुवान, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। अगर तुम मर्द हो तो बाहर आओ और मुझसे जान से मार डालो। ऐसी घटिया हरकतें दोबारा मत करना। जू वयांग, तुम आखिरकार 100 पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर हो। क्या तुम्हें इतनी चालाकी से काम करके 100 पॉइजन सेक्ट को शर्मिंदा करने का डर नहीं है? हम तुम्हारी पहचान पहले से ही जानते हैं। जू वयांग, अब छिपने का कोई मतलब नहीं है। जल्दी करो और बाहर आओ और अपनी मौत को स्वीकार करो। जू वुवान के कुछ घंटों तक खेलने और सैकड़ों कल्टीवेटर के मरने के बाद गो पॉइजन सेक्ट के कुछ बड़े लोग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सके और चिल्लाने लगे। इन बेवकूफ़ी भरी कलमों को देखकर जू वयांग ने कोई कमेंट नहीं किया और सही मौका ढूंढता रहा। अगर उसके दिमाग में पानी होता तो वह इन गो पॉइजन सेक्ट के बेवकूफ़ों का सीधे सामना करने के लिए बाहर कूद पड़ता। जब समय आता तो यह आमने सामने की लड़ाई नहीं होती, बल्कि जू वुवान सभी गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर से मुकाबला करता। गो पॉइजन सेक्ट के ये बड़े लोग जो चिल्लाते रहे वे सब बिना दिमाग के थे। उन्होंने असल में ऐसी बातें कहीं। 100 पॉइजन सेक्ट का चेहरा कैसा था? तो क्या हुआ अगर उन्हें मेरी पहचान पता चल गई? ये बेकार था, भले ही वे मुझे पकड़ न सकें या ढूंढ न सकें। हर कोई एक अमर कल्टीवेटर था जो इतने सालों तक जिया था। सालों, खासकर गो पॉइजन सेक्ट के बड़े लोग। उनमें से कौन 100 या 200 साल का नहीं था? क्या वे इतने सालों तक कुत्तों की तरह रहे थे? इतना कुछ भी अनुभव करने के बाद वह इस लॉजिक को कैसे नहीं समझ पाया? चेहरा कुछ भी नहीं था, फायदे हमेशा रहने वाले थे। मेरे जैसा 18 साल का लड़का भी इस लॉजिक को समझता है। तुम लोग तो पहले से ही 180 साल के हो, क्या तुम इसे नहीं समझते? जू वुवान बस बाहर नहीं आए, उसे नज़रअंदाज किया और कोई जवाब नहीं दिया। उसे सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को मारने की परवाह थी, जिससे गो पॉइजन सेक्ट के साधक कम होते गए और उनकी संख्या तब तक बढ़ती गई जब तक वे धीरे धीरे एक गेंद में सिकुड़ नहीं गए। 100 मीटर के एरिया में 10,000 से ज़्यादा गो पॉइजन सेक्ट के साधक इकट्ठा हो गए। अब उनमें सोने और आराम करने की हिम्मत नहीं थी। वे डर के मारे अपने आसपास देख रहे थे। उन्हें डर था कि अगले ही पल हवा के ब्लेड से वे 2 टुकड़ों में कट जाएंगे। बाकी 200 गो पॉइजन सेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों ने कई ग्रुप बनाए। लोगों ने आसपास गश्त की, सभी संदिग्ध जगहों की तलाश की और धीरे धीरे इलाके को बढ़ाया। साफ है, गो पॉइजन सेक्ट के साधकों की नज़र में हत्यारा जू वयांग लगभग 10 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों के जमावड़े का सामना नहीं कर पाएगा, न ही वह कोई कदम उठाने की हिम्मत करेगा। जब तक वे जू वयांग के निशान ढूंढ पाएंगे वे उसे रोक पाएंगे या उसे मार भी पाएंगे। जू वयांग बस इतना ही कह सका कि इन लोगों ने उसे कम आंका था। जब बेहतर क्वालिटी वाले फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों की एक लहर उसके पास आई तो जू वुवान ने वह हाई लेवल मंत्र छोड़ा जो उसने बहुत समय से तैयार किया था।
अस्त व्यस्त ब्लेड विंड एंड लगभग 1000 हवा के ब्लेड बिना आवाज के निकले। नौगू पॉइजन सेक्ट फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधकों को एक ऐसे जाल की तरह घेर लिया जिससे निकला नहीं जा सकता था। उन्होंने सिर्फ अपने कानों में हवा की आवाज़ सुनी और इससे पहले कि वे समझ पाते कि क्या हो रहा है, हवा के ब्लेड उनके शरीर तक पहुंच चुका था। यह क्या है? कितनी डरावनी शक्ति! ये निश्चित रूप से कोई साधारण विंड ब्लेड नहीं है। कैओटिक ब्लेड विंड एक्सटिंग्विशर 100 पॉइजन सेक्ट के सुप्रीम एल्डर ओ यांगमिंग मिंगी की सिग्नेचर टेक्निक है। यह एक हाई लेवल स्पेल है। जू वुवान इसे कैसे कर सकता है? वह सिर्फ एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर है। आम हालात में सिर्फ ऑरस कोर स्टेज परफेक्टेड कल्टीवेटर ही इस तरह की हाई लेवल मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर वे कुछ खास गोलियां लेते हैं तो फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर भी हाई लेवल मैजिक टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अब अपनी जान बचाने के लिए भागना ज्यादा जरूरी है। गो पॉइजन सेक्ट के 9 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर मुश्किल में थे। उन्होंने विंड ब्लेड्स को रोकने की कोशिश में अपने स्पेल और मैजिक टूल्स का इस्तेमाल किया। बदकिस्मती से उनमें से कोई भी उन्हें रोक नहीं सका। विंड ब्लेड्स ने स्पेल को टुकड़ों में काट दिया और मैजिक टूल्स को विंड ब्लेड्स ने टुकड़ों में काट दिया। इस पावरफुल हाई लेवल स्पेल का सामना करते हुए गो पॉइजन सेक्ट के 9 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर में से कोई भी इसका सामना नहीं कर सका और सभी मारे गए। इससे जू वुवान को बहुत सारे ब्रेक थ्रू स्टोन मिले। होस्ट को बधाई कि उसने अपनी जिंदगी में पहली बार एक ही स्ट्राइक में 9 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार डाला। आपको 2000 ब्रेक थ्रू स्टोन मिले हैं। ये पहली बार था जब जू वुवान ने एक ही पल में 9 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को मार डाला था, इसलिए उसे एक बड़ा इनाम मिला था। ब्रेक थ्रू स्टोन की इस वेव को एब्जॉर्ब करने के बाद जू वुवान की ताकत बहुत बढ़ सकती थी। इस हाई लेवल स्पेल को छोड़ने के बाद जू वुवान के शरीर में ज्यादा डाउ बिगिनिंग ट्रू एसेंस नहीं बचा था, इसलिए वह पक्का पीछे हट गया और गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स से बात करने से पहले अच्छी तरह आराम करने की तैयारी की। लेकिन गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर्स को इस बारे में पता नहीं था। वे डर के मारे उन 9 फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को देख रहे थे जो जू वुवान के कैओटिक ब्लेड विंड एब्सोल्यूट से तुरंत मारे गए थे। उनमें से 3 लेट स्टेज फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स थे। वे गहरी चुप्पी में डूब गए। शौक, डर, हॉरर, उनके चेहरों पर हर तरह के इमोशंस छा गए। एक पल के लिए किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने इन 9 फाउंडेशन बिल्डिंग कल्टीवेटर्स के पास जाने की भी हिम्मत नहीं की। दुश्मन की भयानक ताकत उनकी सोच से कई गुना ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताई गई थी। क्या ये सच में एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर की कॉम्बैट स्ट्रेंथ थी? क्या उसे यकीन था कि वह ऑरस कोर कल्टीवेटर नहीं था? कहा जाता था कि 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट मास्टर सिर्फ 18 साल का था। 18 साल के नौजवान में इतनी ज़बरदस्त ताकत कैसे हो सकती है? ये थोड़ा अजीब था, लेकिन यही सच था। मैदान पर मौजूद सभी गो पॉइजन सेक्ट के साधक डर के मारे चुप हो गए। फिर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों का एक ग्रुप अचानक इकट्ठा हो गया, जैसे किसी खतरनाक भेड़िए ने मेमनों के झुंड को निशाना बनाया हो। वे बेबस और दुखी होकर कांप रहे थे। उन्हें पता नहीं था कि खतरनाक भेड़िया कुछ समय के लिए चला गया था और आराम कर रहा था। चलो ग्रैंड एल्डर को बुलाते हैं। कुछ देर बाद एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक ने धीरे से कहा, जैसे उसे अंधेरे में छिपे जू वुवान को परेशान करने का डर हो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, आसपास के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधकों ने जवाब दिया, ठीक है, मैं मान गया। इस तरह के जीवन और मृत्यु के संकट को ग्रैंड एल्डर के बिना हल नहीं किया जा सकता। नहीं तो मेरा गो पॉइजन सेक्ट खत्म हो जाएगा। दुश्मन शक्तिशाली और बेजोड़ है। केवल ग्रैंड एल्डर ही उन्हें नष्ट कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह, मैंने पहले ही कहा था कि मैं ग्रैंड एल्डर को बुलाऊंगा। ... फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के कल्टीवेटर्स के ग्रुप ने और देर नहीं की। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि इससे ग्रैंड एल्डर की एकांत साधना पर असर पड़ेगा या नहीं। ये गो पॉइजन सेक्ट के लिए जिंदगी और मौत का पल था। अगर वे और देर करते तो गो पॉइजन सेक्ट सच में खत्म हो जाता। वे उस जगह की ओर झुंड में दौड़े जहां सुप्रीम एल्डर मियाओ रेनफा एकांत में थे। मैदानों पर क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स की भी परवाह नहीं की। बदकिस्मती से जू वयांग पहले ही निकल चुका था, नहीं तो वे जरूर इस मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे ब्रेक थ्रू स्टोन्स मारते और कमाते। ये देखकर कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों को उनकी परवाह नहीं थी, क्यूई कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स जिन्होंने हत्यारे की ताकत देखी थी, वे स्वाभाविक रूप से और देर नहीं कर सके। एक एक करके वे दौड़े और सेक्ट के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के बड़े लोगों का पीछा किया। पहले एल्डर, हमारा इंतजार करो, इतनी तेजी से मत भागो। चलो साथ में ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट चलते हैं और ग्रैंड एल्डर से सुरक्षा मांगते हैं। हत्यारा बहुत डरावना है, वह ऐसा नहीं है जिसे हम रोक सकें। ... गो पॉइजन सेक्ट के 20,000 से ज्यादा साधक जल्द ही ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट की गहराई में 1000 साल पुराने बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए।
गो पॉइजन सेक्ट के अकेले ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा यहाँ अकेले में साधना कर रहे थे। मियाओ जेंगगुआंग गो पॉइजन सेक्ट के सेक्ट लीडर, जो गो पॉइजन सेक्ट के ग्रेट एल्डर भी थे, भीड़ से बाहर निकले और ग्रैंड एल्डर को एक मैसेज भेजने के लिए एक स्पिरिचुअल ताबीज छोड़ा, जिसमें उन्हें बताया गया कि पिछले 2 दिनों में गो पॉइजन सेक्ट में क्या हुआ था। बूम! एक पल बाद मियाओ रेनफा बड़े पेड़ की गहराई से बाहर निकले और मियाओ जेंगगुआंग के चेहरे पर थप्पड़ मारा। कबाड़ के बच्चे, मियाओ कबीले के इतने सारे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर 2 दिन पहले मर गए। तुमने मुझे तब क्यों नहीं बताया? अब तुमने मेरे गो पॉइजन सेक्ट को इतना भारी नुकसान पहुंचाया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो पूर्वज। मियाओ जेंगगुआंग ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मुझे चिंता है कि मैं तुम्हारी कल्टीवेशन में खलल डालूंगा और तुम्हें पागल होने के खतरे में डाल दूंगा। इसीलिए मैंने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। मियाओ रेन ने ठंडी सांस ली और उसे फिर से थप्पड़ मारा। मियाओ कबीले के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर लगभग सभी मर चुके हैं और दुश्मन ने इतने सारे रिसोर्स लूट लिए हैं। क्या ये कोई छोटी बात है? क्या मेरा अकेला रहना ज़्यादा ज़रूरी है या मियाओ कबीले और गो पॉइजन सेक्ट का जीना मरना ज़्यादा ज़रूरी है? पोता बेवकूफ़ है, प्लीज़ मुझे सज़ा दो पूर्वज। मियाओ जेंगगुआंग को आखिरकार थोड़ा समझ आया और वह अफसोस से ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गया। मियाओ रेनफा ने अपना सिर हिलाया और डरे हुए गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को देखा। हत्यारा पक्का और स्कोर स्टेज का साधक नहीं है, वरना वह तुम्हें मारने की कोशिश नहीं करता, वह तुम्हें मारने के लिए दौड़ पड़ता। तुम में से कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता। आखिरकार उसे कोर एसेंस का प्रोटेक्शन मिला हुआ है। तुम्हारे मैजिक टूल्स उसके डिफेंस को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। जब तक हत्यारा गोल्डन कोर स्टेज तक नहीं पहुंच जाता, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम लोग बेफिक्र रहो और अभी के लिए यहीं रहो। हत्यारा बस पकड़ में है, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। जैसे ही उसने कहा, मियाओ रेनफा एक काली रोशनी में बदल गया और ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट से गायब हो गया। वह मैदानों की ओर जा रहा था जहां मियाओ कबीला कुछ समय के लिए रुका हुआ था। पलक झपकते ही सुप्रीम एल्डर को गायब होते और पूरे ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट को डरावनी आभा से घिरा देखकर 20,000 गो पॉइजन सेक्ट के साधकों ने राहत की लंबी सांस ली। ग्रैंड एल्डर एक और स्कोर स्टेज परफेक्टेड बीइंग है। उसकी ताकत बहुत डरावनी है। वह पक्का ऐसा इंसान नहीं है जिसका कोई फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज कल्टीवेटर सामना कर सके। हमें बस ग्रैंड एल्डर के जीत कर लौटने का इंतजार करना होगा। हत्यारा अभी भी मैदानों में मेरे गो पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर पर बेरहमी से हमला कर रहा था। वह पक्का अब ज़्यादा दूर नहीं भागा है। ग्रैंड एल्डर की ताकत से उसे ढूंढना और पकड़ना बहुत आसान है। ये तो होना ही है। एक मामूली फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर हमारे पूर्वज के सामने कुछ भी नहीं है। जब पुराने पूर्वज जू वुआन को पकड़ लेंगे तो मैं पक्का उसे 1000 टुकड़ों में काट दूंगा और हमारे मियाओ कबीले के मरे हुए भाई बहनों को दिलासा देने के लिए उसे 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। उद्धरण चिन्ह गो पॉइजन सेक्ट के साधकों को जरा भी शक नहीं था कि मियाओ रेनफा ने जू वुआन को पकड़ लिया है। आखिरकार उनकी राय में या पूरी साधना की दुनिया में भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक और स्कोर साधक एक ही लेवल पर बिल्कुल नहीं थे। ये कहना कोई बड़ा चढ़ाकर कहना नहीं होगा कि दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क था। ऐसे हालात में एक गोल्डन कोर के लिए फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट साधक को ढूंढना आसान था, भले ही दूसरा पक्ष एक फॉल्स कोर साधक ही क्यों न हो। आखिरकार गोल्डन कोर स्टेज पर एक डाओइस्ट मास्टर की मानसिक शक्ति पहले ही स्पिरिचुअल सेंस की शक्ति में बदल चुकी थी। इसे हर जगह फैला हुआ कहा जा सकता था और लगभग ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे उसका स्पिरिचुअल सेंस पहचान न सके। गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा ने भी यही सोचा। उसने अपनी मौजूदगी बिल्कुल नहीं छिपाई। उसकी डरावनी आभा ने दर्जनों मील के दायरे को घेर लिया। ये सीटी बजाती और चक्कर लगाती थी। लेक आइलैंड के ऊपर सभी संदिग्ध लोगों को ढूंढ रहा था। वह एक गोशावक की तरह था जो किसी भी समय झपट्टा मारकर छोटे सफ़ेद खरगोश जू वुआन को पकड़कर खाने के लिए तैयार था। विंग मियाओ रेनफा, जो अपने आध्यात्मिक हथियार पर आसमान में उड़ रहा था, एक फाइटर जेट की तरह था। उसकी आध्यात्मिक समझ पूरे मैदान में रडा की तरह घूम रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। मियाओ रेनफा ने त्योरियां चढ़ाईं। उसने सर्च एरिया बढ़ाया और स्पीड बढ़ा दी। विंग जल्द ही मियाओ रेनफा ने आसपास का एरिया ढूंढ लिया, लेकिन उसे अभी भी कुछ नहीं मिला। क्या ऐसा हो सकता है कि वह बेवकूफ़ मूवमेंट टेक्निक और फुटवर्क में अच्छा था, इसलिए वह तेज़ी से भाग गया और पहले ही और दूर भाग गया था। मियाओ रेनफा ने एक बार फिर अपना सर्च एरिया बढ़ाया। विंग मियाओ रेन स्टाइल के फाइटर जेट्स ने अपनी खोज का तीसरा राउंड शुरू किया। इस बार आइलैंड के आधे हिस्से तक फैल गए। मियाओ जेंगगुआंग और दूसरों के मुताबिक जू वुआन सिर्फ कुछ दर्जन सांसों के लिए ही निकला था। एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर होने के नाते उसे भागते समय अपना ऑरा और फिगर छिपाना पड़ा। वह पक्का ज़्यादा दूर नहीं भाग सकता था। इस बार ये सेफ होना चाहिए। दर्जनों सांसों के बाद मियाओ रेनफा का एक्सप्रेशन अजीब हो गया।
उसे अभी भी कोई सुराग नहीं मिला। वह आदमी एक खरगोश है ना? वह बहुत तेज भागा। मियाओ रेनफा ने चौथी बार अपना सर्च एरिया बढ़ाया। इस बार उसने पूरे लेक आइलैंड और पॉइजन लेक को घेरे में ले लिया। उसके स्पिरिचुअल सेंस रडार ने उस एरिया को स्कैन किया। विंग विंग विंग। दर्जनों सांस लेने के बाद मियाओ रेनफा, जिसे कुछ नहीं मिला था, ने गुस्से में अपनी सर्च रेंज बढ़ा दी। इस बार वह पहले से ही जू वयांग के करीब था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा पीछे था। इमोर्टल मार्शल आर्ट इल्यूजरी ड्रीम स्टेप्स, जो हाई लेवल मैजिक के करीब था, को सीखने के बाद जू वयांग की स्पीड मियाओ रेनफा की सोच से कहीं ज्यादा थी। इसके अलावा जू वयांग मियाओ जेंगुआन की उम्मीद से बहुत पहले मैदान से निकल गया था, इसलिए यह अजीब होगा अगर मियाओ रेनफा उसे ढूंढ पाए। भले ही मियाओ रेनफा के स्पिरिचुअल सेंस रडार ने उसे डिटेक्ट कर लिया हो, जू वुआन का फैंटेसी इमोर्टल मस्टर्ड उसे मियाओ रेनफा के स्पिरिचुअल सेंस डिटेक्शन से छिपा सकता था। जू वुआन ने बात पक्की करने के लिए ओयांगमिंग पर एक्सपेरिमेंट भी किया था। ओयांगमिंग की स्पिरिचुअल सेंस भी उसे नहीं पहचान पाई, मियाओ रेनफा की तो बात ही छोड़िए। मियाओ रेनफा, जो एक बार फिर खाली हाथ लौटा था, उसने हार मान ली। वह अजीब से एक्सप्रेशन के साथ ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट लौट आया। ग्रैंड एल्डर को वापस आते देख गो पॉइजन सेक्ट के कई कल्टीवेटर खुशी से झूम उठे। ग्रैंड एल्डर, आपने कातिल को पहले ही पकड़ लिया है ना? जल्दी करो और उसे नीचे गिरा दो। चलो देखते हैं कि क्या वह 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर जू वयांग है। ये 100 पॉइजन सेक्ट का नया सेक्ट लीडर होना चाहिए। 100 पॉइजन सेक्ट ही एकमात्र सेक्ट है जिसने हाल ही में हमसे दुश्मनी की है। पुराने पूर्वज ने 100 पॉइजन सेक्ट के नए सेक्ट लीडर को जरूर पकड़ लिया होगा। आपने जो कहा वह बकवास नहीं है। हमारे पूर्वज की ताकत से एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को पकड़ना बहुत आसान है। क्या आपको अपनी बात दोहराने की ज़रूरत है? जू वयांग के आदमी कहाँ हैं? क्या उन्हें ग्रैंड एल्डर ने मार दिया है? उनकी बॉडी भी गायब हो गई है। मियाओ रेनफा का चेहरा लाल हो गया जब उसने अपने चेलों को देखा जो उम्मीद से भरे हुए थे। खांसी, वह कातिल के पास एक खास स्पिरिचुअल हथियार है और वह मेरी स्पिरिचुअल समझ से छिप गया है। मैंने उसे अभी तक नहीं ढूंढा है। तुम लोग मैदान में छिपे रहो, मैं वहीं रहकर देखूंगा। जैसे ही कातिल का जरा सा भी निशान दिखेगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मियाओ रेनफा की बातें सुनकर उत्साहित गू पॉइजन सेक्ट के चेले ऐसे शांत हो गए जैसे उनके सिर पर ठंडा पानी डाल दिया गया हो। क्या उन्होंने गलत सुना? ग्रैंड एल्डर एक फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर को भी नहीं मार सका और उसे ढूंढ भी नहीं सका। क्या उन्हें यकीन था कि ग्रैंड एल्डर एक गोल्डन कोर था? धमाका। अचानक शांत हुए ग्रे घोस्ट फॉरेस्ट को देखकर मियाओ रेनफा, जो थोड़ा शर्मिंदा था, फिर से एक काली रोशनी में बदल गया और 1000 साल पुराने ग्रे घोस्ट ट्री में गायब हो गया। नीचे गू पॉइजन सेक्ट के शिष्य चुपचाप एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें याद आया कि जब ग्रैंड एल्डर गए थे तो कितने खुशमिजाज थे। अभी थोड़ा ही समय हुआ था, लेकिन वह सच में ऐसे हो गए थे। वे थोड़े निराश थे। उस रात गू पॉइजन सेक्ट के साधक उदास होकर मैदानों में लौट आए। उन्होंने मशालों से आसपास रोशनी कर दी, जिससे ऐसा लगा जैसे दिन हो गया हो। उन्होंने गू बम फॉर्मेशन और बचाव के लिए कई लेयर भी बनाए। उनमें से किसी की भी सोने की हिम्मत नहीं हुई। वे सब ध्यान कर रहे थे और आराम कर रहे थे, आसपास को ऐसे घूर रहे थे जैसे बाघ अपने शिकार को घूरते हैं। उन्हें डर था कि जू वयांग उनका फायदा न उठा ले। खासकर जमीन के नीचे, ये गू पॉइजन सेक्ट के साधकों का फोकस था। गो पॉइजन सेक्ट के ग्रैंड एल्डर मियाओ रेनफा मैदान के बीच में एक टेम्पररी ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पालथी मारकर बैठे थे। उनकी टेलिग्नोसिस एबिलिटी रडार जैसी थी और उनकी आंखें सर्चलाइट जैसी थीं। वह मैदान के किनारे घूर रहे थे, जू वयांग के आने का इंतजार कर रहे थे। जू वयांग अब कहाँ थे? उन्होंने इंसानी खाल का मास्क पहना था जो गो पॉइजन सेक्ट के गश्त करने वाले शिष्य जैसा दिखता था और मैदानों में गश्त कर रहे थे। लाइटलेस नीडल जू वयांग की हरकतों का पीछा करती रही और मैदानों में घूमती रही। गो पॉइजन सेक्ट के क्यूई रिफाइनमेंट साधकों के शरीर में देर से आने वाला जहर इंजेक्ट करती रही। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स की बात करें तो उनकी ताकत बहुत ज्यादा थी और उनकी दिमागी ताकत चौंकाने वाली थी। एक बार जब यह जहर उनके शरीर में इंजेक्ट हो जाता तो उन्हें तुरंत पता चल जाता। उस समय जू वुआन बच नहीं पाता। सिर्फ इसे ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर में इंजेक्ट करके ही यह उनके पकड़े बिना किया जा सकता था। जू वुआन के कुछ समय के लिए चले जाने के बाद ही जहर असर करता था। एक पल के लिए सांप का जहर, ये नाम जू वुआन ने इस जहर को दिया था। यह जहर भी बहुत जहरीला था जिसे उसने बदला था। ये लेट स्टेज और परफेक्टेड फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर्स को भी मार सकता था। ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर्स की तो बात ही छोड़िए। सिर्फ जू वुआन के पास इसका एंटीडोट था। दूसरे लोग इसे तभी दबा सकते थे जब वे ऑरस कोर स्टेज से ऊपर के कल्टीवेटर हों। हालांकि जू वुआन का मानना था कि मियाओ रेनफा ची कंडेंसेशन कल्टीवेटर पर इतनी मेहनत बर्बाद नहीं करेंगे।
ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि जू वानहाउ ने बहुत सारे क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर को स्नैक पॉइजन से जहर दिया था। मियाओ रेनफा अकेला था, इसलिए वह इतने सारे क्यू कंडेंसेशन कल्टीवेटर को नहीं बचा सका। लगभग 15 मिनट तक पेट्रोलिंग करने और गू पॉइजन सेक्ट के सैकड़ों रिफाइनमेंट स्टेज कल्टीवेटर पर स्नैक पॉइजन डालने के बाद जू वुवान को आखिरकार चुपचाप मैदान छोड़ने का मौका मिल गया। हालांकि गू पॉइजन सेक्ट के कल्टीवेटर काफ़ी सतर्क थे और उन्हें पता चला कि पेट्रोलिंग करने वाले कल्टीवेटर गायब हो गए हैं। जब मियाओ रेनफा ने खोजना शुरू किया तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि उसे अभी भी जू वुवान का कोई निशान नहीं मिला। असल में जू वुवान ज़्यादा दूर नहीं भागी थी, वह अभी जहरीली झील में घुसी थी। हालांकि जू वुवान की शक्तिशाली मानसिक शक्ति और फैंटेसी इमोर्टल मस्टर्ड के साथ मियाओ रेनफा ने उसका पता नहीं लगाया था। वह लापता पेट्रोलिंग कल्टीवेटर सच में कातिल तो नहीं हो सकता है ना? उसे कातिल ने पकड़ लिया था। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। पहले मुझे लगा कि लापता पेट्रोलिंग कल्टीवेटर की कुछ हरकतें थोड़ी अजीब थीं। आखिर मैं उसे कई सालों से जानता हूँ। हालांकि मुझे लगा कि वह डर की वजह से अजीब हरकतें कर रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा। तुम बहुत लापरवाह थे। जब तुम्हें पता चल गया तो तुमने पहले रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुमने बेकार में एक बड़ा मौका गंवा दिया। हो सकता है कि वह लापता कल्टीवेटर ही कातिल हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें क्या लगता है कि कातिल ने पेट्रोलिंग कल्टीवेटर का भेष क्यों बदला और पूरे मैदान में पेट्रोलिंग करने में हमारी मदद क्यों की? क्या वह पागल हो गया है या उसके कुछ और इरादे हैं? ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है। तुरंत उस रास्ते को याद करो जिससे लापता पेट्रोलिंग कल्टीवेटर गया था। देखो वह कहाँ से गुजरा और क्या उसने इन जगहों पर कुछ किया है।